नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। सीता अस्पताल में भर्ती थी क्योंकि उसके प्रसव का समय निकट आ गया था। कुछ समय बाद नर्स ने आकर सूचना दी कि सीता ने तीसरी बेटी को जन्म दिया है। परिवार के सभी सदस्य यह खबर सुनकर उदास हो गए और सीता की सास का तो मानो रो रो कर बुरा हाल था। वह बार बार सीता को कोसे जा रही थी कि कैसी अभागी और दुर्भाग्यशाली बहू मिली है जिसने एक के बाद एक 3 बेटियों को जन्म दिया। उसी समय नर्स फिर बाहर आई और उसने सीता की सास को कठोरता से डांटा। उसने कहा, तुम किस प्रकार की औरत हो जो खुद एक औरत होकर दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन बन बैठी हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि एक औरत अपनी जान को जोखिम में डालकर बच्चे को जन्म देती है? इस पूरी प्रक्रिया में वह कितना कष्ट और वेदना सहती है ये तो तुम भी जानती होगी। एक बच्चे को जन्म देने के बाद औरत का दूसरा जन्म होता है और तुमने भी इस पीड़ा का सामना किया होगा। फिर भी अपनी बहू के लिए ऐसी बातें कहते तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अगर कोई मनहूस है तो वह तुम्हारी बहू नहीं बल्कि तुम खुद हो। ये कहकर नर्स गुस्से में कमरे से बाहर चली गई। सीता की सास नाराजगी से बड़बड़ाती रही और पास में रखी बेंच पर बैठ गई। सीता का मन भी अत्यंत दुखी था, लेकिन उसने अपने आप को संयमित किया। हालांकि अपने तीसरी बेटी के जन्म पर वो खुद भी निराश थी। बार बार भगवान से प्रार्थना करने और अनगिनत उपाय आजमाने के बाद भी उसे एक बेटा नसीब नहीं हुआ था। तमाम पूजा पाठ और अनुष्ठानों के बावजूद इस बार भी बेटी का ही जन्म हुआ। पर माँ तो माँ होती है। सीता ने अपने बोंझिल मन से ही सही, लेकिन अपनी बेटी को प्यार से गले लगा लिया। 2 दिन बाद सीता को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वह अपनी नवजात बेटी के साथ घर लौट आई। लेकिन घर पहुंचने के बाद सीता को आराम का एक पल भी नसीब नहीं हुआ। बेटी का जन्म देने की सजा जैसे उसे चुकानी थी। परिवार का कोई सदस्य उसकी देखभाल के लिए आगे नहीं आया। न ही किसी ने इस बात की परवाह की कि वह जच्चा है और उसे आराम की अत्यंत आवश्यकता है। उसकी सेहत भी कमजोर हो चली थी, मगर घर के कामकाज में उसे पुनः झोंक दिया गया। सीता ने इस पर भी कोई शिकायत नहीं की और पहले की तरह अपने कामों में लग गई। सीता की सास ने उसके खाने पीने का भी विशेष ध्यान नहीं रखा। उसे वे चीजें नहीं दी गईं जो प्रसव के बाद शरीर को ताकत देने के लिए जरूरी होती है। सामान्य दाल रोटी से ही उसकी भूख शांत कर दी जाती। सीता के माता पिता अत्यंत गरीब थे, फिर भी उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा बहुत सामान लेकर सीता के लिए भेजा था। सीता के मायके में भी बस नाम मात्र का सहारा था। उसकी 2 विवाहित बहनें जो स्वयं अपने ससुराल में कठिनाई भरा जीवन बिता रही थी, परंतु उनके पास भगवान की कृपा से एक एक बेटा था। इस कारण से उन्हें ससुराल में थोड़ा सम्मान मिल जाता था जो सीता को नसीब नहीं हुआ। सीता की ससुराल में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसके मायके से उन्हें किसी तरह का बड़ा दहेज नहीं मिला था और एक भी भाई न होने के कारण मायके से कोई सहारा नहीं आता था। सीता के बूढ़े माता पिता जो स्वयं अपने जीवन का भार किसी तरह उठा रहे थे, अपनी बेटियों को अधिक सहायता नहीं दे सकते थे। अपनी वृद्धावस्था में भी वे मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपना पेट भर रहे थे। सीता का सारा ध्यान अब अपनी नन्ही सी बेटी पर ही रहता था। उस छोटी सी परी की मुस्कान से उसका दिल हमेशा प्रफुल्लित हो उठता था। सीता की भावना यही थी कि उसकी बेटी माँ दुर्गा का अवतार है, एक दिव्य कृपा। उसके पति के मन में भी तीसरी बेटी को लेकर उदासी थी, लेकिन फिर भी वह अपनी तीनों बेटियों से गहरा स्नेह रखता था। बेटियों की छोटी बड़ी हर आवश्यकता का ख्याल रखता था, क्योंकि एक पिता के दिल में अपनी पुत्रियों के लिए एक अनोखा प्रेम होता है और पुत्रियां भी अपने पिता से अगाध स्नेह रखती है। वक्त का पहिया घूमता गया और तीनों बेटियां धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जैसे जैसे वे बड़ी होती गई, उनकी समझदारी भी बढ़ती गई और वे अपनी दादी के सख्त और कठोर स्वभाव को पहचानने लगी। सबसे बड़ी बेटी दीपा बहुत समझदार थी। वह अपने आसपास की हर घटना को देखती और हर स्थिति को समझती थी। उसने अपनी माँ के साथ होने वाले अन्याय को भी बखूबी महसूस किया था, परंतु कई बार हमें सब कुछ जानने के बावजूद चुप रहना पड़ता है, क्योंकि हालात कुछ कहने की इजाजत नहीं देते। दीपा के दिल में अपनी माँ के लिए एक दर्द था, परंतु उसकी अभी इतनी हिम्मत नहीं थी
कि अपनी दादी के सामने खड़ी होकर माँ का पक्ष ले सके। उसे मालूम था कि दादी को किसी भी तरह समझाना ऐसे था मानो पत्थर से टकराना। दीपा को उसकी माँ ने जिस तरह के संस्कार दिए थे, उनके कारण वह कभी भी मर्यादा की सीमाओं को पार नहीं करती थी। चुप रहना, बड़ों का आदर करना, उनकी बात मानना, ये सभी बातें सीता हर दिन अपनी बेटियों को सिखाती रहती थी। तीनों बहनें दीपा, मीना और अनीता आपस में एकता और समझदारी के साथ रहती थी। छोटी बहनें मीना और अनीता अपनी बड़ी बहन दीपा की हर बात को मानती थी। अगर कभी वे किसी और की बात को नजरअंदाज भी कर देती तो भी दीपा के समझाने पर वे तुरंत मान जाती थी। दीपा ने धीरे धीरे अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया था और वह अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती थी। पढ़ाई के साथ साथ वह अपनी बहनों की पढ़ाई में भी मदद करती थी। तीनों बहनें पढ़ाई में अत्यंत कुशाग्र थी। दादी के व्यवहार के बावजूद उन्होंने कभी उसका विरोध नहीं किया और ना ही किसी बात का बुरा माना। ऐसा प्रतीत होता था जैसे उन्होंने मन ही मन निर्णय ले लिया था कि वे अपने जीवन में उस ऊंचाई को छुएंगी जिसकी आकांक्षा उनकी दादी ने केवल अपने होने वाले पोते से की थी। दीपा का मानना था कि उनकी मेहनत और लगन एक दिन दादी का सम्मान इस समाज में और भी ऊंचा कर देगी। तीनों बहनें अपनी पढ़ाई में कभी भी ढिलाई नहीं बरतती थी। दीपा अपनी बहनों को समझदार बनाने और उनके भीतर आत्मविश्वास को संजोने में जुटी रहती थी, परंतु अपनी माँ के भीतर यह विश्वास जागृत करने में वह सफल नहीं हो पा रही थी। सीता दिल ही दिल में ईश्वर से यही प्रार्थना करती रहती थी कि उसकी बेटियां सफल हों। उन्हें चाहे भाई न मिला हो, पर उनका जीवन उसकी तरह संघर्षों में व्यर्थ न जाए। वह चाहती थी कि उसकी बेटियां समाज में ऊंचा मुकाम हासिल करे और किसी भी कठिनाई के सामने कभी न झुके। एक दिन जब दीपा ने देखा कि उसकी माँ गहरी सोच में डूबी हुई थी, तो उसने चिंतित होकर पूछा, माँ आप ठीक तो हैं? इतनी गहरी सोच में क्यों डूबी है? सीता भावुक हो गई और अपने जज्बातों पर काबू न रख पाई। सीता का मन दुख से भरा हुआ था। वह धीरे धीरे फूट फूट कर रोने लगी तो दीपा ने अपनी माँ को गले लगाकर स्नेह से पूछा, माँ आखिर ऐसा कौन सा दर्द है जो आपको भीतर से इतना कचोट रहा है? सीता ने उदासी भरे स्वर में कहा, काश ईश्वर ने हमें एक भाई भी दिया होता जो हमारे वृद्ध माता पिता की देखभाल करता और हम बहनों के साथ हर सुख दुख में खड़ा होता। साल में एक बार ही सही वह हमसे मिलने आता और हमारी जिंदगी में सुकून का एक पल जोड़ता। मुझे हर वक्त अपने बूढ़े माँ बाबा की चिंता खाई जाती है। न जाने वे दोनों अपना गुजारा कैसे कर रहे होंगे। मेरी किस्मत भी मेरी माँ जैसी ही है। बस 3 बेटियां, ताने मारने वाली सास और दुख देने वाले रिश्तेदार। दीपा चुपचाप अपनी माँ के दर्द को सुनती रही ताकि सीता का मन हल्का हो सके। उस दिन दीपा की ताई जी आई हुई थी, जिनके 3 बेटे थे और बेटियों की चाह में उन्होंने 3 बार प्रयास किया। उन्होंने सीता से एक बेटी को गोद लेने की बात कही, जो सुनकर सीता का दिल और टूट गया। कैसे वह अपनी प्यारी बेटियों में से एक को किसी और को दे सकती थी? चाहे जितनी भी बेटियां हों, बेटियां दुनिया के नजरिए में भले ही बोझ समझी जाती हो, पर माँ के लिए वे उसके दिल के करीब होती है। दीपा ने अपनी माँ के दुख को गहराई से समझा और उसे आश्वस्त किया कि वह अपने माता पिता का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। सीता ने भारी मन से कहा, बेटियां तो पराई अमानत होती है। एक दिन उन्हें पराए घर जाना होता है, वहां के रीति रिवाज अपनाकर अपनी पूरी जिंदगी बितानी होती है, क्योंकि असल में उनका घर तो वही होता है। दीपा ने सांत्वना देते हुए कहा, माँ अब जमाना बदल गया है। बेटियां आज आत्मनिर्भर हो रही है और वे अपने माता पिता का भी ख्याल रख रही है। ससुराल के साथ साथ वे अपने घर के प्रति भी अपने कर्तव्य निभा रही है। सीता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी जब तक मैं खुद इस बदलाव का अनुभव नहीं करती, तेरी बातें मेरे लिए सिर्फ ख्याली बातें हैं। मुझे तो बस इतना ही पता है कि तुम तीनों बहनों को मुझे विदा करना है। जैसे मेरा जीवन चलता रहा है, शायद तुम्हारी जिंदगी भी इसी राह पर चलेगी। दीपा ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं माँ, मैं इस बात को नहीं मानती। आप देखना, एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद कहेंगी कि आपकी बेटी ने सच में बदलाव लाकर दिखाया है। सीता ने अपनी बेटी को दुलारते हुए कहा, ईश्वर करे तुम तीनों उस नए द्वार का हिस्सा बनो
और मैं अपनी आंखों से देख सकूं। मगर चाहे जमाना कितना भी बदल जाए, बेटियां हमेशा विदा होकर अपने ससुराल जाती रही है और जाती रहेंगी। तुम भी एक दिन ब्याह कर अपने ससुराल चली जाओगी। शायद तब मेरी तरह तुम भी हमें देखने के लिए तड़पोगी, दूसरों से अनुमति मांगोगी और अपने घर की जिम्मेदारियों में खो जाओगी। दीपा को पहली बार अपने नाना नानी के प्रति गहरी करुणा का एहसास हुआ और माँ की चिंताओं में छुपा दर्द समझ आया। उसने माँ से सवाल पूछने की कोशिश की, पर माँ की टूटती भावनाओं को देखकर उसने खुद को रोक लिया। दीपा चुपचाप अपने माँ की बातों को और ध्यान से सुनने लगी। उसे महसूस हुआ कि शायद गरीबी की वजह से ही नाना नानी उनसे मिलने नहीं आ पाते होंगे, और वैसे भी दादी के कड़वे स्वभाव को कौन सहना चाहेगा। दीपा ने अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, माँ, अब जमाना बदल रहा है, हर जगह बदलाव की बयार चल रही है, हमारे घर में भी आएगी। आप चिंता मत करो, ये बदलाव हम तीनों बहनें लेकर आएंगी। सीता भावुक होकर अपनी बेटी की ओर देखती रही। उसके मन में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने मन ही मन अपनी बेटी के हौसले को सलाम किया। उस साहसी बेटी को जन्म देने वाली वही माँ थी। उसने तो अपनी बेटी को कभी इस तरह की बातें नहीं सिखाई थी। फिर दीपा ने यह सब कहां से सीखा? दीपा ने बड़े ही धीरज से कहा, माँ, बस आप अपनी सेहत का ख्याल रखो। हम तीनों बहनें आपकी जिंदगी में सफलता का दीप प्रज्वलित करके दिखाएंगी। लेकिन आप इस तरह से आंसू बहा बहा कर अपनी आंखों और मन दोनों को क्यों कमजोर कर रही हो? अगर आपको कुछ हो गया तो माँ, हम भी टूट जाएंगी। आप हमारी शक्ति बनी रहिए, हमारी कमजोरी नहीं। और फिर आप कैसे हमारी खुशियों में साझीदार बनेंगी अगर ऐसे ही रोती रहेंगी? मन ही मन दीपा ने ठान लिया कि वह अपनी माँ का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। वह हमेशा उनके पास रहेगी और उनकी देखभाल करेगी। दीपा और उसकी माँ की इस भावुक घड़ी को देख दीपा की दादी ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर तुम माँ बेटी का यह रोना धोना समाप्त हो गया हो तो मेरे लिए एक प्याला चाय बना दो, दादी ने व्यंग्य से कहा। दीपा ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कोमलता से उत्तर दिया, दादी, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, आप यहीं आराम से बैठिए। दादी फिर बड़बड़ाने लगी, पता नहीं ये लड़की कैसे अजीबोगरीब ख्यालों और सपनों में खोई रहती है, न जाने कौन सी नई दुनिया में विचर रही है। भगवान ही बचाए ऐसी फिजूल की बातों से। सीता अपनी सास की बातें सुनकर चुपचाप बैठी रही, पर अब उसके हृदय में अपनी बेटी के प्रति एक नए प्रकार का भरोसा जागृत हो रहा था कि शायद उसकी बेटी सचमुच कुछ विशेष और असाधारण करेगी। बेटी के दृढ़ आत्मविश्वास को देखकर सीता ने भी अपने भीतर हिम्मत का संचार महसूस करना शुरू किया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दीपा ने जाकर दरवाजा खोला और देखा कि बुआ जी आई है। उन्हें देखकर दीपा ने उन्हें हर्षित मन से गले लगाया और उनका सामान अंदर ले आई। जैसे ही दीपा ने सबको बताया कि बुआ जी आई है, खुशी से झूमती दादी तुरंत बाहर आई और अपनी बेटी को गले लगाकर भाव विभोर हो गई। नीमा बुआ के आने से तीनों बहनों के चेहरों पर चमक आ गई, क्योंकि उनके 2 बेटे थे और बेटियों के प्रति उनका एक गहरा स्नेह था। जब भी वह घर आती तो बेटियों के बीच रहकर उनका मन बहल जाता। नीमा बुआ का हृदय बहन के यहाँ तीसरी बेटी के आगमन से उमग उठा था। मन कई बार करता कि एक बेटी को गोद ले ले, परंतु एक माँ के दिल को ठेस पहुंचाकर अपना मन कैसे बहला सकती थी, यह ख्याल ही उन्हें विचलित कर देता। उन्हें ज्ञात था कि अपनी संतान को किसी और को सौंपना कितना कठिन होता है, इसलिए उन्होंने दिल से सबसे छोटी बेटी को अपनी बेटी के समान मान लिया था और तीनों को समान प्रेम देती थी। महानगर में रहने के कारण नीमा के दृष्टिकोण में एक नवीनता और समझ का विकास हुआ था। उन्होंने अनुभव किया कि बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। शहर में उन्होंने लड़कियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति करते देखा और उनकी सोच में व्यापक बदलाव आया। अब वे लड़कियों को किसी भी दृष्टिकोण से कम नहीं मानती थी। नीमा बुआ अपनी भतीजियों के प्रति कभी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती थी, बल्कि जब वे घर में होती तो दादी की आवाज भी दब जाती थी और वे हमेशा तीनों बहनों का पक्ष लेती रहती थी। यही कारण था कि तीनों बहनों को उनकी बुआ बेहद प्रिय थी। नीमा बुआ भी अपनी भतीजियों पर विशेष स्नेह रखती थी। उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों का ख्याल रखती और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए
उपहार स्वरूप हर आवश्यक वस्तु लाया करती थी, ताकि न तो भाई भाभी को कोई आपत्ति हो और न ही दादी को कुछ कहने का अवसर मिले। दीपा के शांत और संतुलित स्वभाव ने नीमा बुआ का दिल हमेशा छू लिया था। उसकी समझदारी और सादगी नीमा को बेहद प्रभावित करती थी। नीमा बुआ अपने भाई और माँ के स्वभाव को भली भांति जानती थी। दोनों की प्रवृत्तियां एक दूसरे से बहुत मिलती थी। छोटी छोटी बातों को तोल देना, तिल का ताड़ बना देना, ये कला मानो दोनों को बखूबी आती थी। भाई का स्वभाव विनम्र था, लेकिन माँ के सामने वह खामोश रहता। पिता के देहांत के बाद वह अपनी माँ को किसी भी कारण से दुखी नहीं करना चाहता था। उनकी खुशी के लिए वह हर बात में माँ की हाँ में हाँ मिलाता रहता, ताकि उन्हें संतुष्टि मिले और वे खुश रहें। पिता के चले जाने के बाद भाई ने खुद को मजबूत बनाए रखने के लिए माँ से अधिक लगाव बना लिया था। शायद इसी अति स्नेह के कारण माँ का स्वभाव थोड़ा कठोर हो गया था, परंतु भाई इस बात को समझते हुए भी उनकी भावनाओं का अनुचित लाभ नहीं उठाने देता था। समय के साथ परिस्थितियां बदलती रहीं और इंसान को भी बदलना पड़ा। नीमा बुआ हमेशा दीपा के उज्जवल भविष्य के प्रति आशान्वित रहती थी। उन्हें दीपा के व्यक्तित्व में संभावनाओं की चमक दिखाई देती थी। वे जानती थी कि यह होनहार बेटी एक दिन कुछ महान कार्य अवश्य करेगी। ईश्वर ने तीनों बहनों को रूप और गुणों से भरपूर बनाया था और नीमा को विश्वास था कि दीपा अपने इस आभामय व्यक्तित्व के साथ अपने जीवन में अवश्य कुछ असाधारण करेगी। दीपा, जैसे उसका नाम वैसे ही उसकी अलौकिक आभा। उज्ज्वल वर्ण, तीखे नैन नक्श और लंबे काले बालों की लहराती घनी चादर उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती थी। जो भी उसे एक बार देख ले, उसके सौंदर्य के सम्मोहन में बंध जाता। दूसरी बहन मीना भी किसी से कम नहीं थी। उसके दूध जैसे उजले रंग और तीखे चेहरे के नैन नक्श ने उसे बेहद आकर्षक बना दिया था। अपने पिता से विरासत में मिली अच्छी लंबाई और बिना किसी श्रृंगार के ही उसकी प्राकृतिक सुंदरता लोगों को मोहित कर देती थी। जब वह खिलखिलाकर हंसती तो उसका चेहरा जैसे पूरे वातावरण को अपनी मुस्कान से प्रफुल्लित कर देता। तीसरी बहन अनीता भी अपनी अलग ही छवि रखती थी। यद्यपि वह कद काठी में थोड़ी छोटी थी, फिर भी उसकी दूध जैसी उज्जवल त्वचा और सुंदरता ऐसी थी कि जो भी देखता उसे देवी का स्वरूप मान बैठता। कॉलोनी में जब भी दुर्गा पूजा का आयोजन होता, तीनों बहनों को आमंत्रित किया जाता और जब वे माँ दुर्गा का रूप धारण करती तो लगता जैसे देवी स्वयं सजीव हो उठी हो। विशेषकर जब दीपा माँ दुर्गा का अभिनय करती तो लोग उसे नाटक के रूप में नहीं बल्कि सचमुच दुर्गा का अवतरण मान लेते। उसकी यह छवि इतनी दिव्य लगती कि उपस्थित लोग श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते और कहते, दीपा में तो माँ दुर्गा का साक्षात दर्शन होता है। दादी भी गर्व से कहती, मेरी बहू लक्ष्मी जैसी सुंदर है तो मेरी पोतियां उससे कहीं अधिक सौंदर्य और रूप में अद्वितीय है। माही की अप्रतिम खूबसूरती की छवि इन बेटियों में और भी चमक उठी थी। पिता की ऊंचाई और कद काठी का वरदान तीनों बहनों को मिला था। उनकी अप्रतिम सुंदरता देख हर कोई यही कहता, इन बच्चियों के लिए तो रिश्ते खुद चलकर आएंगे। इनके पिता को बेटियों के ब्याह के लिए कभी कठिनाइयां नहीं उठानी पड़ेंगी, न ही किसी दरवाजे की चौखट पर दस्तक देनी पड़ेगी। सीता के मन में भी यह बात बार बार उठती। लोग अक्सर यही दोहराते कि भाग्य के हस्ताक्षर क्या रच रहे हैं, इसका ज्ञान किसी को नहीं होता। काल चक्र के साथ अनेक बातें बदल जाती हैं। समय के साथ ये तीनों बहनें न केवल अपनी पढ़ाई में लगी बल्कि घरेलू कार्यों में भी हाथ बटाने लगी। दीपा अपनी दोनों बहनों को स्कूल साथ लेकर जाती और वापसी पर भी उनका साथ निभाती। आज स्कूल में विवा ने दीपा से उसकी नोटबुक मांगी। दीपा ने प्रश्न किया, विवा, तुमने इस साल के बीच में ही दाखिला क्यों लिया? विवा ने सहजता से उत्तर दिया, पापा का प्रमोशन हुआ था और इसके साथ ही उनका तबादला भी। इसी कारण हमें हर 2-3 साल बाद एक नए शहर में बसने का अवसर मिलता है। इससे नई नई जगहों को देखने का मौका भी मिल जाता है। पर एक बात का दुख रहता है कि मेरे पुराने सभी दोस्त पीछे छूट जाते हैं। दीपा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम्हें तो नए दोस्त भी मिलते होंगे, जैसे मैं। विवा ने सहमति में सिर हिलाया और दीपा की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ, जगह तो बहुत देख ली, पर हर नए शहर में फिर से सब कुछ शुरू करना आसान नहीं होता। एक नया घर सजाना पड़ता है,
और इसमें सबसे अधिक कठिनाई मेरी मम्मी को होती है। हर बार घर के सामान को व्यवस्थित करने में 1 महीना तो यूं ही निकल जाता है, मगर अब हम लोग इसे अपना भाग्य मान चुके हैं और सच कहूं तो अब यह हमें अच्छा भी लगने लगा है। दीपा ने सवाल किया, लेकिन विवाह, क्या तुम्हारे पापा प्रमोशन के लिए मना नहीं कर सकते? विवाह हंसते हुए बोली, अरे अगर प्रमोशन नहीं हुआ तो तनख्वाह कैसे बढ़ेगी, और अगर तनख्वाह नहीं बढ़ेगी तो खर्चे कैसे संभालेंगे? घर के खर्च तो बढ़ते ही रहते हैं। ये सुनकर दोनों खिलखिला उठी। इसी बीच विवाह ने दीपा से नोटबुक ली और हंसते हुए थैंक यू कहा। दीपा मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं विवाह, सच कहूँ कुछ ही दिनों में तुम मेरी सच्ची दोस्त बन गई हो। तुम्हारी मदद से ही तो मेरा सिलेबस पूरा हो पाया है। अगर तुमने मुझे नोट्स नहीं दिए होते तो मैं शायद फेल ही हो जाती। दीपा ने गंभीरता से कहा, दोस्ती तो इसी के लिए होती है, दोस्त को सहारा देने के लिए। विवाह ने उसकी बात से सहमति जताई और कहा, बिल्कुल दीपा, आज से हमारी दोस्ती अमर हो गई है। दोस्ती, सही साथी मिल जाने पर जीवन में कई काम आसान बना देती है। स्कूल से लौटकर दीपा ने पहले माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाया और फिर अपनी छोटी बहनों के साथ पढ़ाई करने बैठ गई। पढ़ते पढ़ते उसके मन में ख्याल उठने लगे कि काश पापा की नौकरी किसी बड़े शहर में होती तो वह भी वहां के माहौल और पढ़ाई का अनुभव ले पाती। तभी दीपा को पापा के घर आने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही पापा अंदर आए, दीपा ने उनके लिए चाय बनाई और दादी और मम्मी के पास भी चाय ले आई। चाय पीते पीते दीपा ने पापा से पूछा, पापा, मेरी सहेली के पापा को हर तीसरे चौथे साल प्रमोशन मिलता है, लेकिन आपको क्यों नहीं मिलता? पापा कुछ कह पाते इससे पहले ही दादी ने तुनकते हुए कहा, क्यों, तुम्हारा यहाँ मन नहीं लगता क्या? दीपा चुपचाप अपने काम में लग गई। उसे पता था कि अगर उसने कुछ और कहा तो दादी 4 बातें और सुना देंगी और उन्हें चुप कराना फिर मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दादी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने ताने कसने शुरू कर दिए, दीपा मैडम, तुम्हें क्या लगता है किराए के मकान में रहना आसान होता है? वहाँ कितनी बंदिशें झेलनी पड़ती हैं, ये तो तुम जानती ही नहीं। हर महीने किराए का भार उठाना कठिन होता जा रहा था। बिजली पानी के खर्चे भी अनगिनत थे। दीपा चुपचाप बैठी रही। उसने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि उसे धीरे धीरे यह समझ में आने लगा था कि शायद पापा को प्रमोशन का अवसर मिलता है, लेकिन दादी जी साथ जाने से इनकार कर देती है। प्रमोशन का मतलब था नए शहर में जाना, और दादी हमेशा कहती थी कि छोटे शहर का माहौल बच्चों के संस्कारों के लिए बेहतर है। छोटे शहर में खर्चे भी कम होते हैं और यहाँ तो अपना खुद का मकान है। इस अपने आंगन में रहना एक अलग ही संतोष देता है। इस आंगन में पले बड़े बच्चे ही नहीं बल्कि उनके पूर्वजों की आत्मा को भी मानो शांति मिलती है। उधर सीता रसोई में रात के खाने की तैयारी में व्यस्त थी। दीपा ने जल्दी जल्दी अपनी किताबें और कॉपियां बैग में सहेज दी और माँ से बोली, माँ, आज रोटी मैं बनाऊंगी, आप आराम कीजिए, मेरा सारा काम पूरा हो गया है और अनीता और मीना का काम भी मैंने करवा दिया है। अब उन्हें भी मैं ही खाना खिला दूंगी, आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। सीता का दिल बेटी के इस आत्मीयता भरे व्यवहार पर गदगद हो गया। उसने दीपा के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और रसोई से बाहर चली गई। जैसे ही वह बैठी, सासू माँ की आवाज आई, अरे बहू, आज खाना नहीं बनाना क्या, जो ऐसे फुर्सत से बैठी हो? सीता मुस्कुराकर बोली, माँ जी, सब्जी मैंने पहले ही बना ली है। दीपा ने आज रोटी बनाने की जिद की है तो मैंने उसे कह दिया कि बना ले। हंसते हुए सासू माँ बोली, अरे भली बात है, आज दीपा के हाथ की रोटी खाकर देखेंगे, आजकल सीख लेगी तो ससुराल में भी काम आएगा। दीपा कुछ कहने को हुई, लेकिन माँ के इशारे पर वह चुप रह गई। इंसान कितनी ही चीजें कठिन समय के लिए संजो कर रखता है, परंतु नियति मानो कुछ अलग ही कहानी बुनती रहती है, जिसकी हमें भनक तक नहीं होती। समय की करवट से बेखबर हम अक्सर उसकी चाल का अनुमान भी सही से नहीं लगा पाते। संध्या का समय था। जब दादी अपनी पूजा पाठ में मग्न थी, अनीता चुपचाप पास आकर बैठ गई और मधुर स्वर में दादी के साथ आरती गाने लगी। बांके बिहारी जी की आरती के स्वर से दादी का मन प्रसन्न हो उठा, क्योंकि अनीता श्रद्धा और भक्ति से आरती में लीन होकर गाती थी। उसकी आवाज से सभी जैसे मंत्रमुग्ध से हो गए। आरती के उपरांत सीता ने दादी को चाय पेश की, क्योंकि हर संध्या
आरती के बाद चाय पीने का दादी को मनमोहक रिवाज था। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। सीता ने फोन उठाया। दूसरी ओर ताईजी थी। ताईजी ने बड़ी प्रसन्नता से बताया कि उनके बड़े बेटे विराज का रिश्ता पक्का हो गया है। इस शुभ समाचार पर सीता ने ताईजी को बधाई दी और फोन दादी को सौंप दिया, जो ये बात सुनकर आनंद से भर उठी। फोन रखकर दादी सीता से बोली, विराज का विवाह तय हो गया है और हमें विवाह में शामिल होने जाना होगा। परिवार में यह समाचार सुनकर सभी आनंदित थे, विशेषकर क्योंकि ताऊजी और ताईजी बच्चों पर अपार स्नेह लुटाते थे और विराज और उनके भाई भी अपनी बहनों को अत्यधिक प्यार करते थे। इस प्रेमपूर्ण वातावरण का श्रेय सीता और उसकी जेठानी को जाता था, जिन्होंने कभी भी बच्चों के बीच मनमुटाव उत्पन्न नहीं होने दिया। विराज के बड़े भाई ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर एक नामी बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी प्राप्त कर ली थी, जबकि छोटे भाई ने बीकॉम की पढ़ाई के साथ ही सीए की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली थी। दोनों भाई न केवल पढ़ाई में कुशाग्र थे बल्कि व्यवहारिक भी थे, जिससे दीपा का अपने भाइयों के साथ गहरा जुड़ाव था। वे हमेशा ही दीपा को पढ़ाई में सहारा देते। इसी बीच घर में विवाह की तैयारियां जोर पकड़ने लगी और दूसरी ओर दीपा के मन में एक असमंजस जन्म लेने लगा। बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करें या विवाह की तैयारियों में हाथ बटाएं। स्कूल से लौटते ही दीपा ने घर में खलबली सी महसूस की। जैसे ही वह अंदर गई, देखा कि ताईजी और ताऊजी आए हुए हैं। दीपा ने विनम्रता से उन्हें नमस्ते की और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। बैग रखकर कपड़े बदलते ही बाहर आने पर माँ ने बताया कि ताईजी और ताऊजी शादी का निमंत्रण पत्र देने आए हैं और दादी को भी अपने साथ ले जाएंगे। आखिर विवाह में बुजुर्गों की सलाह और संस्कारों का महत्व होता है और ये रीति रिवाज भी बड़ों से ही सीखे जाते हैं। तभी ताईजी ने दीपा से कहा, बेटा, तुम्हारी दादी माँ को लेने हम ही आए हैं। दीपा बाहर आकर ताईजी के पास बैठ गई। तभी ताईजी ने हंसते हुए कहा, दीपा, तुम्हारे बड़े भाई की शादी है तो तुम अच्छे से नए कपड़े सिलवा लेना, पैसे मैं दूंगी। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, एक सुंदर सा लहंगा और एक बढ़िया सी साड़ी भी तैयार करवा लेना। दीपा ने यह सुनकर हैरानी से दादी को देखा, क्योंकि दादी जो हमेशा सजने संवरने पर टोकती थी, आज खुद सजने की सलाह दे रही थी। अनीता और मीना दोनों बहनें इस बात पर खुशी से फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि उन्हें सजने संवरने का खासा शौक था। दोनों ही संगीत और गीत की शौकीन थी और भाई की शादी में उन्हें खूब आनंद आने वाला था। तभी दादी ने सीता को आवाज दी, मेरा सामान तैयार कर दो, शादी विवाह का घर है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। दादी ने सीता को समझाते हुए कहा, बहू, मेरे पीछे से घर का ध्यान रखना और कोई लापरवाही मत करना, खासकर लड़कियों को जरूरत से ज्यादा डील मत देना। सीता ने विनम्रता से जवाब दिया, माँ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं घर और बच्चों का ख्याल रखूंगी। मीना और अनीता ने मन में खुश होते हुए एक दूसरे को देखा। मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, मैंने तो गाने भी चुन लिए हैं, आप कौन से गाने पर नाचोगी? अनीता ने हंसते हुए कहा, बस यही एक चीज है जो दीपा दीदी को नहीं आती, नहीं तो बाकी सब कामों में तो हमारी दीदी नंबर 1 है। मीना ने जोश में कहा, कोई बात नहीं दीदी, मैं आपको डांस सिखा दूंगी, बस कुछ दिन मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो। आखिरकार ये तो हमारे प्रिय बड़े भाई की शादी है, इतना तो करना बनता है। दीपा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम सही कह रही हो, अपने भाई के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। चलो आज से ही प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मीना ने चुटकी लेते हुए कहा, दीदी, एक गाने पर तो परफेक्ट डांस सिखा दूंगी, ऐसा कि सब देखते ही रह जाएं। दीपा ने उत्साहित होकर कहा, ठीक है मीना, चलो शुरू करते हैं। तीनों बहनों ने रोज शाम को डांस की प्रैक्टिस शुरू कर दी। एक दिन सीता ने भी एक गाने पर नृत्य कर दिखाया, जिसे देख सभी बेटियां हैरान रह गई। दीपा ने आश्चर्य से कहा, हमें तो ये पता ही नहीं था कि मम्मी इतना अच्छा नृत्य कर सकती है। बच्चों के साथ आज पहली बार उनके पिता ने भी सीता का ये अलहदा रूप देखा। सीता को हंसते और खिलखिलाते देखकर विशाल भी चकित था, क्योंकि उसने उसे इतने खुशमिजाज रूप में पहले कभी नहीं देखा था। दीपा ने तुरंत कहा, मम्मी, आपको भी एक प्रस्तुति देनी चाहिए। पर सीता हंसते हुए बोली, अरे, मैंने तो अब तक जेठ जी के सामने कभी सिर से पल्ला भी नहीं गिरने दिया,
और तुम मुझसे नृत्य करने को कह रही हो? फिर भी विशाल ने प्यार से सीता का हाथ थाम लिया और बच्चों से कहा, बच्चों, मुझे भी डांस बहुत पसंद है। अगर तुम मुझे सिखा दो तो मेरी और तुम्हारी मम्मी की एक शानदार प्रस्तुति हो जाएगी। सीता ने बहुत समय बाद विशाल की आंखों में अपने लिए एक विशेष स्नेह देखा। उसके हृदय में वही पुराने प्रेम की भावना जागृत हो गई थी। अब घर में हर शाम डांस प्रैक्टिस के दौरान सभी एक दूसरे के भावों को समझने लगे थे। दीपा ने पहली बार अपने माता पिता को इस तरह खुलकर बात करते देखा था, वरना दादी के सामने तो वे हमेशा एक औपचारिक दूरी बनाए रखते थे। तीसरी बेटी के जन्म के बाद सीता और विशाल के बीच एक अनजानी दूरी आ गई थी। मानो समय के साथ वो एक दूसरे से भावनात्मक रूप से अलग थलग हो गए थे। लेकिन अब इस नृत्य अभ्यास ने उनके बीच की उस खामोश खाई को पाटने का काम किया था। अब सीमा रोज शाम को पहले से ही स्नैक्स आदि तैयार रख देती और सभी मिलकर डांस प्रैक्टिस के साथ खाने पीने का आनंद लेते हुए खूब मस्ती करते। मीना और अनीता भी मन ही मन प्रसन्न थी कि शायद दादी कुछ दिन और ताऊजी के पास ही रहे। कुछ दिनों से सबके चेहरे पर जैसे सजीवता लौट आई थी। घर में चारों ओर आनंद की झलक दिख रही थी। मम्मी पापा का स्नेह और अपनापन अब गहराई से महसूस होने लगा था। दादी के जाते ही पिता का सच्चा रूप सामने आ गया था। अपने तीनों बेटियों और पत्नी सीता के प्रति उनकी आत्मीयता जैसे घर की दीवारों तक में बसी प्रतीत हो रही थी। पापा ने किसी भी बात पर कोई बंदिश नहीं लगाई थी, बल्कि हर दिन आते ही सबसे पहले कहते, चलो रानी बेटियों, आज क्या नया सिखाओगी? और बेटियां भी खुलकर उनसे संवाद कर रही थी। बेटियों की बातें अब पिता के साथ स्वाभाविक सहजता से हो रही थी। कोई खटास, कोई संकोच नहीं। अनीता और मानवी बिना किसी झिझक के पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने दिल की बातें साझा कर रही थी। उन्हें अब अपने घर में वही आत्मीयता और अपनापन दिखने लगा था जैसा बाकी सहेलियों के घरों में महसूस होता था। 3 बेटियां होने की बात अब किसी के लिए कोई असहजता नहीं ला रही थी। सीता के चेहरे की मुस्कान ने मानो घर की उदासी को पिघलाकर चारों ओर सकारात्मकता बिखेर दी थी। किसी ने सच ही कहा है, जब घर की लक्ष्मी मुस्कुराती है तो पूरे घर में सुख और शांति का वास हो जाता है। अनीता और मीना भी उत्साहित थी कि उन्होंने सबको बेहतरीन डांस सिखा दिया था और अब उन्हें यकीन था कि शादी में रंगारंग माहौल होगा। दीपा भी अब पूरी तैयारी में थी कि भाई की शादी को एक अविस्मरणीय अवसर बनाएगी। उसे भी लगने लगा था कि शादियां सच में घर को उत्साह से भर देती हैं। रविवार का दिन था। दादी घर पर नहीं थी तो सब आराम से सो रहे थे। बस दीपा दीदी ही जल्दी उठकर पढ़ाई कर रही थी। अचानक फोन की घंटी बज उठी और सभी की नींद में खलल पड़ गई। सबसे पहले सीता बाहर आई, पर फोन दीपा ने उठाया। उधर से दादी की आवाज आई, हेलो, कैसे हो तुम सब? दीपा ने आदरपूर्वक कहा। नमस्ते दादी जी, हम सब अच्छे हैं। वहाँ भाई की शादी की तैयारियां कैसी चल रही है? दादी हंसते हुए बोली, अरे आज तुम सब भी यहाँ आ जाओ। आज से महिला संगीत की धूमधाम शुरू हो रही है। तुम सभी ने अपने परिधान भी बेहद खास और नए ढंग से बनवाए हैं। बड़ी बहू का ब्याह बड़ी शान शौकत से हो रहा है। दादी ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तभी सीता ने फोन हाथ में लिया और माँ जी को आदरपूर्वक प्रणाम किया। उधर से माँ जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, खुश रहो बहू, और आगे कहा, अब विवाह में कुछ ही दिन शेष है। तुम सभी यहाँ आ जाओ। मैं विराज को भेज रही हूँ, तुम सब कार में उसी के साथ आ जाना। सीता ने उत्तर दिया, ठीक है माँ जी, हम आने की तैयारी करते हैं। फोन रखते ही सीता ने घर के सभी जनों को उठाया और खुद विशाल के लिए रसोई में जाकर चाय तैयार करने लगी। बहुत दिनों के बाद सीता ने विशाल को इस प्रकार आत्मीयता से जगाया था। विशाल ने आंखें खोलते ही देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे सुबह हो गई क्या? सीता ने कहा, हाँ, अब उठ भी जाओ, माँ का फोन आया है, उन्होंने हम सबको वहीं बुलाया है। तभी विशाल ने सीता को अपने पास बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, शाम को तो जाना ही है, फिलहाल यहीं बैठो और इस चाय का आनंद लो। सीता ने हल्की मुस्कान के साथ कप उठाया और धीरे धीरे चाय पीने लगी। ये प्यार भरा एहसास जो किसी को भी भीतर तक सुकून से भर दे, उनके बीच गहराता जा रहा था।
विशाल और सीता के बीच जो एक अनकही दूरी थी वो जैसे पूरी तरह से मिट गई थी। फिर से वही पुराने दिनों जैसा प्यार दोनों में जाग उठा। सीता का खिलखिलाता चेहरा और उसकी हंसी विशाल को उसकी ओर खींचे ले जा रही थी। तभी विशाल ने उसके हाथ से कप लेते हुए चाय पी और उसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराकर बोला, आज चाय कुछ ज्यादा ही मीठी लग रही है। इतने में अनीता कमरे में आ गई और बोली, पापा, मेरी ड्रेस तो अभी बुटीक पर ही पड़ी है, मैं शादी में क्या पहनूंगी। विशाल ने अपनी बेटी को पास बुलाकर उसे सांत्वना दी और कहा, मेरी रानी की ड्रेस आज ही लाकर देंगे, तुम चिंता मत करो। अनीता अपने पापा के गले लग गई और बोली, थैंक यू पापा। ये देख सीता के चेहरे पर संतोष की झलक आई कि भले ही कुछ समय के लिए सही, पर बच्चों को अपने पिता का प्रेम मिल रहा था। सीता ने फिर तेजी से घर का काम निपटाया और जेठानी के घर जाने की तैयारी शुरू की। अनीता और मीना ने अपने कपड़े और ज्वेलरी पहले से ही व्यवस्थित रखे थे। दोनों बहनों ने तय कर लिया था कि कौन से फंक्शन पर क्या पहनना है और किस तरह तैयार होना है। दीपा, जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी में व्यस्त थी, ने भी अपने कपड़े और मैचिंग ज्वेलरी मम्मी की मदद से तैयार कर ली थी। तभी बाहर से कार के हॉर्न की आवाज आई। देखा तो विराज भाई कार पार्किंग में लगा रहे थे। विशाल ने सभी सामान बाहर निकालकर अच्छी तरह से चेक किया कि सब कुछ ठीक से रखा गया है। फिर विराज भाई अंदर आए। दीपा ने अपने भाई को गले लगाते हुए बधाई दी। विराज मुस्कुराकर बोले, धन्यवाद प्यारी बहन, अब तुम सब जल्दी चलो, तुम्हारे बिना वहां कोई रौनक नहीं है। उन्होंने कहा, तुम्हारे आने के बाद ही शादी का असली मजा आएगा और नीमा बुआ भी पहुंचने वाली है। सभी रस्में तो दादी करवा रही है, लेकिन गीत संगीत का मजा तो तुम सबके साथ ही आएगा। मीना ने चहकते हुए कहा, भैया आप निश्चिंत रहिए, मैंने और अनीता ने सबकी डांस परफॉर्मेंस भी तैयार करवाई है। विराज ने खुशी से मीना को गले लगा लिया और बोला, बहुत बढ़िया, अब तो मजा ही आ जाएगा। विराज ने हौसला देते हुए कहा, चाचा जी ज्यादा सामान के लिए चिंता मत करें, हम रास्ते में जरूरत के अनुसार चीजें ले लेंगे। सभी कार में बैठे और उनके चेहरों पर शादी की उमंग चमक रही थी। जी के घर पहुंचने पर विराज और उसके छोटे भाई ने सारा सामान उतारकर एक कमरे में व्यवस्थित कर दिया। हंसते हुए विराज ने कहा, ये कमरा तुम्हारे लिए ही तैयार रखा है, माँ और बुआ के साथ यहीं रहना। कमरे की सुंदरता और भव्यता देखकर दोनों बहनों के चेहरे खिल उठे। अविराज ने दीपा से कहा, देखो इस कमरे में कितना बड़ा आईना लगा है, तुम्हें सजने संवरने में आसानी होगी। ताई जी का यह विशाल और सुंदर घर अपनी अद्वितीय सजावट के साथ मन मोह लेने वाला था और इस अलग कमरे का सौंदर्य तीनों बहनों को खुशी से भर रहा था। अपने प्रियजनों के बीच ठहरने का एहसास उन्हें बहुत आनंदित कर रहा था। तभी ताईजी आई और बोली, अरे अभी ये कमरा तो तेरे मामा मामी के लिए रखा था, तुम लोग दूसरे कमरे में रह सकते थे। विराज ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, माँ बुआ यहाँ ठहरी है, इसीलिए मैंने ये सामान यहीं रखवा दिया। ये बड़ा कमरा है तो दोनों परिवार आराम से रह सकते हैं, और वैसे भी मामा मामी अकेले ही आ रहे हैं तो उनके लिए दूसरा छोटा कमरा पर्याप्त रहेगा। ये सुनकर ताई जी चुपचाप चली गई। जानती थी कि अगर प्यारी ननद को अच्छे से नहीं रखा गया तो माँ जी नाराज हो जाएंगी। शाम को दोनों भाइयों ने डीजे और छत पर सुंदर सजावट का इंतजाम किया था, जहां बैठने और खान पान की उत्तम व्यवस्था की गई थी। मेहमानों का आगमन शुरू हुआ और घर में रौनक पड़ने लगी। घर की सभी महिलाएं श्रृंगार और साज सज्जा में मग्न थी। निम्मी बुआ ने पहले ही अपनी भतीजी दीपा को तैयार करने में सहायता की थी, क्योंकि दीपा को मेकअप का अधिक ज्ञान नहीं था, लेकिन अनीता और मीना इस कला में माहिर थी। मेकअप और फैशन की गहरी समझ रखने वाली दोनों बहनें दीपा को अपने साथ सजाने में जुटी रही। जैसे ही बुआ और तीनों भतीजियां सज-धज कर छत पर आईं, उनकी सुंदरता ने सबका मन मोह लिया। वे राजकुमारियों जैसी लग रही थी। विशेषकर दीपा, जो सामान्यतया बहुत साधारण रहती थी, उसे देखकर सब चकित रह गए। छोटी बहनों अनीता और मीना की तुलना में दीपा का सादगी भरा व्यक्तित्व एक नई छवि में सामने आया था। माहौल में रंगत आ गई थी और राज भाई को अनीता ने पूरे कार्यक्रम का जिम्मा सौंप दिया था। सभी के नाम और प्रस्तुतियां सूचीबद्ध करके दे दी गई थी ताकि कोई कसर बाकी न रहे।
पहली प्रस्तुति में मीना और अनीता ने अपनी धमाकेदार एंट्री से सभी का मन मोह लिया। दादी के पसंदीदा लोकगीत पर दोनों ने ऐसा सुंदर नृत्य किया कि हर किसी का दिल जीत लिया। ताई जी के साथ साथ दादी भी उनकी इस प्रस्तुति पर मंत्रमुग्ध हो गई और खुशी में दोनों पर रुपए बरसाने लगी। आसपास के लोग कहने लगे, देखो बेटियों ने आते ही घर में कैसी रौनक भर दी। ये पारंपरिक डांस फिल्मों में भले ही देखा हो, परंतु परिवार में इतने अद्भुत रूप में देखना दुर्लभ था। अब दीपा की बारी थी। जैसे ही उसने मंच संभाला, गीत होठों पे ऐसी बात में छिपाए कि धुन बजने लगी और उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ नृत्य शुरू किया। दीपा पारंपरिक लहंगा चोली में कढ़ाईदार दुपट्टे के साथ अत्यंत प्यारी लग रही थी। उसकी नृत्य कला ने सबका ध्यान खींच लिया। दीपा को इस रूप में देखकर दादी और ताई जी आश्चर्यचकित रह गई। पढ़ाई में तल्लीन रहने वाली दीपा का यह रूप पहली बार देखने को मिला और दोनों की आंखों में गर्व की चमक थी। ताई जी मन ही मन सोचने लगी कि बेटियों की उपस्थिति से घर में सजीवता आ जाती है और बगैर बहनों और बुआओं के तो घर में उत्सव जैसा लगता ही नहीं है। ताऊ जी ने दीपा की इस अद्भुत प्रस्तुति पर आशीर्वाद देते हुए रुपये वार कर उसकी नजर उतारी। शाम रंगीन और मनोरंजक हो चुकी थी और किसी को खाने की सुध तक नहीं थी। सभी इस सुखद शाम का आनंद ले रहे थे। नीमा बुआ ने अनीता और मानवी के संग एक बेहद सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वर्ग की परियां धरा पर उतर आई हो। इसी बीच अधिराज ने चाची सीता और चाचा जी को मंच पर आमंत्रित किया। उन्हें इस नए अंदाज में देख ताऊ जी और दादी अचंभित रह गए। दोनों किसी फिल्मी सितारे की तरह सजे धजे थे। ताऊ जी उठकर जाने लगे तो किसी ने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया। मुड़कर देखा तो ताई जी ने उन्हें बैठने का इशारा किया। ताई जी ने धीरे से कहा, देखिए जी, सीता हमसे उम्र में छोटी है। वो केवल मेरी देवरानी ही नहीं बल्कि छोटी बहन जैसी है। हमें भी समय के साथ खुद में बदलाव लाना चाहिए। हम यदि परिवर्तन लाएंगे तो सीता भी थोड़ा सहज महसूस करेगी। वह भी अपने दिल के दुख सुख हमसे साझा करने में कोई संकोच नहीं करेगी। आप उसके जेठ हैं तो वह आपको बड़े भाई समान ही तो देखती है। सीता का कोई भाई नहीं है तो क्या आप बड़े भाई की तरह उसे स्नेहपूर्ण दृष्टि से नहीं देख सकते? ताऊ जी चुपचाप थे, मगर आज पहली बार उनकी धर्मपत्नी ने गहरी और सटीक बात कही थी। ताई जी ने पुनः कहा, वह भी तो इसी परिवार की बहू है। वह हमारे लिए बहन या बेटी जैसी ही है, क्योंकि उम्र में वह हमसे काफी छोटी है। अगर आप अपने भाई को छोटे भाई का दर्जा दे सकते हैं तो उसे क्यों नहीं? वह भी तो आपके भाई की उम्र की है। ये सुनकर ताऊ जी ने सहमति में सिर हिलाया और जैसे ही विशाल और सीता ने आकर सबको हाथ जोड़कर नमस्कार किया, ताऊ जी ने तुरंत उनके सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए कहा, प्यारे बच्चों, अच्छे से परफॉर्म करना, क्योंकि मैं भी यहाँ बैठकर देख रहा हूँ। ये सुनते ही दोनों ने उनके चरण छुए और अपना नृत्य प्रस्तुत करना प्रारंभ किया। सीता और विशाल का प्रिय गीत बजना शुरू हुआ। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर। दोनों ने ऐसे लयबद्ध और संजीदा अंदाज में नृत्य किया कि तालियों की गूंज से सारा माहौल गमक उठा। उनके आत्मविश्वास से भरे नृत्य में भावनाओं की पराकाष्ठा और एक दूसरे के प्रति प्यार की झलक स्पष्ट थी। इसके बाद ताऊ जी और ताई जी भी स्वयं मंच पर आए। ताऊ जी ने ताई जी के साथ, ओ मेरी महराज भी, तुझे मालूम नहीं, गीत पर स्नेहिल नृत्य प्रस्तुत किया। यह दृश्य देखते ही अनीता और मीना ने पूरे परिवार को नाच में सम्मिलित कर लिया। परिवार के सभी सदस्यों को खुशी और उल्लास के साथ नाचते गाते देख दादी जी भी स्वयं को रोक न पाई। उन्होंने पल्लू कसकर डांस में कदम मिलाए। यह अद्भुत दृश्य देखकर मेहमान भी प्रसन्नता से झूम उठे। इस शादी को यादगार बनाने के लिए भाई बहनों ने जो मेहनत की वह उनके प्रयासों में झलक रही थी। समय जैसे पंख लगाकर उड़ गया और शादी की धूमधाम में पूरा सप्ताह कब बीत गया पता ही न चला। आखिरकार सुंदर सी दुल्हन का गृह प्रवेश हुआ। भाई विराज अपनी नवविवाहित धर्मपत्नी के संग अत्यंत खुश नजर आ रहे थे। परिवार में नए सदस्य के आगमन से चारों ओर खुशी छाई हुई थी। धीरे धीरे मेहमान विदाई लेकर लौटने लगे। नीमा वावी भी अपने प्रस्थान की तैयारी करने लगी। बुआ ने जब अपने भतीजियों को विदाई देते हुए स्नेह से गले लगाया तो आईजी ने अपनी नंद और भतीजियों को प्यार से आशीर्वाद
और भेंट देकर विदा किया। ताई जी के मन में इन भतीजियों के प्रति स्नेह और भी गहरा हो गया था। इस एक सप्ताह में सबके दिलों में आपसी प्रेम और आदर का बीज ऐसा अंकुरित हुआ जो अब सभी के दिलों में सदा के लिए बना रहेगा। विराज और उनकी पत्नी हनीमून की तैयारी में जुट गए और घर के अन्य सदस्य भी अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो गए। अंततः सीता और विशाल ने भी ताई जी से विदाई की अनुमति मांगी। ताई जी ने देवर, देवरानी और बच्चों को कई उपहार देकर विदा किया। उन्होंने सीता से कहा, अभी माँ जी को मैं कुछ दिन और यहीं रखूंगी, क्योंकि घर में नई बहू है और कई रीति रिवाज निभाने होते हैं, जिसमें एक बुजुर्ग का होना आवश्यक है। तुम्हें तो पता ही है सीता, मुझे इन सभी रिवाजों की उतनी जानकारी नहीं है। सीता ने शांत मन से कहा, कोई बात नहीं दीदी, जब तक आपका मन करे माँ जी को अपने पास रखिए। जैसे ही आपके सारे काम निपट जाए तो उन्हें वापस भेज दीजिएगा। सीता की जेठानी एक समझदार और संवेदनशील महिला थी। उन्होंने महसूस किया कि घर में आए इस नए बदलाव से सीता को खुलकर जीवन जीने का अवसर मिलेगा। यदि सासू माँ वहां रही तो शायद सीता अपनी इच्छाओं और भावनाओं को हमेशा ही दबाए रखेगी। उनका मानना था कि सीता के लिए जीवन में सुखी रहना और उसके बच्चों का स्वतंत्र विकास आवश्यक है, भले ही सासू माँ का स्वभाव बदलने वाला नहीं था। सीता की जेठानी ने अपने देवर को पहले की तरह मुस्कुराते देख प्रसन्नता से भरकर महसूस किया कि इस एक महीने में परिवार में कितना परिवर्तन आया है। वह जानती थी कि उनकी तीनों भतीजियां अत्यंत समझदार है और उन पर उनका विश्वास अटल था कि वे कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएंगी। ताई जी ने माँ जी से सहजता के साथ निवेदन किया और कहा कि इस समय उनका अपने बड़े बेटे के साथ रहना जरूरी है, क्योंकि अब घर में नई बहू आई है, उसे बुजुर्गों के साये की आवश्यकता है। माँ जी ने पहले तो लौटने की बात की, लेकिन ताई जी के ममत्व से भरे शब्दों ने उनका मन जीत लिया। बड़े बेटे ने भी सहर्ष माँ की इस बात पर सहमति जताई, जिससे माँ जी के दिल को संतोष मिला। विदाई से पहले माँ जी ने अपनी पोतियों को स्नेहपूर्वक गले लगाया और मन ही मन तीनों बेटियों ने ताई जी का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उनकी मुस्कुराहट के पीछे छिपी खुशियों को पहचाना। ताई जी ने भी अपनी बहन सीता के चेहरे पर सुकून की चमक देखकर संतोष का अनुभव किया और प्रार्थना की कि उनके देवर का यह स्नेहमय स्वभाव सदा यूं ही बना रहे। एक समझदार और संवेदनशील व्यक्ति पूरे परिवार को संबल देने के साथ साथ उन्हें प्रगति की राह पर भी अग्रसर कर सकता है। अभिराज अपने चाचा चाची को विदा करने आया था। दीपा ने भी सामान उठाने में अपने भाई की मदद की। दोनों बैठकर शादी की भव्यता पर चर्चा कर रहे थे। दीपा ने कहा, सचमुच बहुत आनंद आया और तुम्हारा डांस देखकर तो दिल खुश हो गया। कविराज मुस्कुराते हुए बोला। दीपा ने आगे कहा, अब शादी का उत्सव तो हो गया, अब पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान देना है। मेरे बोर्ड के परीक्षा बस एक सप्ताह बाद ही है, तो उसकी तैयारी करनी है। कोचिंग सेंटर जाना भी जरूरी है। राज ने सहजता से कहा, आज तो आराम कर लो, कल से पढ़ाई शुरू कर देना। पर दीपा ने संजीदगी से उत्तर दिया, नहीं भैया, अब तो मुझे लगन से पढ़ाई में जुटना होगा। आप तैयार रहिए, मुझे छोड़ते ही निकल जाइएगा। नेपा ने अपनी दोनों बहनों को भी समझाया कि वे भी मन लगाकर पढ़ाई करें ताकि सभी के अंक उत्कृष्ट हों। दीपा ने अपना बैग उठाया और मम्मी को बताकर भाई के साथ कोचिंग के लिए रवाना हो गई। उधर मीना मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी, आज तो मैं आराम करूंगी, कल से जमकर पढ़ाई शुरू करूंगी। सीता ने हंसते हुए कहा, ठीक है, थोड़ा आराम करो, मैं भी बहुत थक चुकी हूं। थोड़ा विश्राम करने के बाद सीता को संतोष का अनुभव हो रहा था कि वह अब अपनी मर्जी से आराम कर सकती है। पहले तो सासू माँ के रहते आते ही पहले सारा काम करना पड़ता था, फिर कहीं जाकर आराम मिलता था। आज वह पहली बार स्वतंत्रता का अनुभव कर रही थी। तभी विशाल सीता के लिए खुद ही चाय और पोहा बनाकर ले आया। उसे एहसास था कि सीता थकी हुई है। उसने दोनों बेटियों और सीता के लिए प्यार से नाश्ता तैयार किया। मीना और अनीता तुरंत पापा के पास आ गईं और सबने मिलकर आनंद से नाश्ता किया। सीता मन ही मन सोच रही थी कि विशाल उस पर कितना ध्यान देते हैं और उसका कितना ख्याल रखते हैं। बच्चों के साथ रहकर विशाल में कितनी सकारात्मकता आ गई है।
उधर दीपा के कोचिंग सेंटर में रिवीजन काफी हद तक हो चुका था। उसकी सहेली ने उसे भरोसा दिलाया कि 2-3 दिन में उसका पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा। सहेली ने उत्साह से पूछा, शादी में जाकर कैसा लगा? दीपा मुस्कुराते हुए बोली, मन को अजीब सी ताजगी मिल गई। सच कहूं, विवाह के उत्सव का माहौल बहुत खुशनुमा होता है। मन सचमुच प्रफुल्लित हो गया। कुछ ही दिनों में तीनों बहनों की परीक्षाएं आरंभ हो गईं। दीपा ने पढ़ाई में पूरा मनोयोग लगा रखा था, दिन रात का भेद भूलकर। दूसरी ओर अनीता और मैना भी पूरे समर्पण से तैयारी में जुटी थी। सीता ने उनकी हर छोटी बड़ी आवश्यकता का पूरा ख्याल रखा। भोजन का समय, आराम का समय और अध्ययन का समय, हर चीज को उसने एक व्यवस्थित समय सारिणी में बांध दिया था। विशाल भी बच्चों की पढ़ाई में सहारा देते हुए दिखाई दे रहा था। एक पिता का यह किरदार बदलते समय के साथ और अधिक संवेदनशील हो जाता है, जो अपने बच्चों के साथ अपने आप को और भी निकट पाता है। एक शाम अभिराज मिलने आया, सोच विचार में लीन श्याम के पास। उसने दीपा को कुछ नोट्स दिए और कहा, दीपा देखना, ये शायद तुम्हारे लिए उपयोगी साबित होंगे। दीपा ने जैसे ही नोट्स पर नजर डाली, वह बोली, भाई ये तो मेरे लिए बहुत काम के हैं। अभिराज ने दीपा को चाबी सौंपते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारा काम और आसान हो गया है। ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है। दीपा ने अचरज से चाबी लेते हुए पूछा, लेकिन यह तो आपके एक्टिवा की चाबी है। यह तो आपकी है, तो आप अपना काम कैसे चलाएंगे? अभिराज ने हंसते हुए कहा, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि विराज भाई ने कार ले ली है और मुझे उनकी बाइक मिल गई है। अब यह एक्टिवा छोटी बहन के काम आएगी। ये सुनकर दीपा खुशी से अपने भाई के गले लग गई। और थैंक यू कहा ही था कि इतने में अनीता ने चाबी लेकर घर के बाहर आकर एक्टिवा चालू कर ली। मीना भी पीछे बैठ गई और दोनों बहनों ने खुशी खुशी एक्टिवा चलानी शुरू कर दी। दीपा ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम दोनों को तो स्कूटी चलानी आती है? दोनों ने उत्साहित होकर कहा, हाँ दीदी, हमें तो पहले से आती है। अभिराज भैया ने हमें पहले ही सिखा दिया था। सीता और विशाल भाई बहनों के इस स्नेह को देखकर खुश हो रहे थे। सीता ने विशाल से कहा, वास्तव में सच्चे भाई बहन तो केवल खून के रिश्ते से नहीं होते, बल्कि अपनत्व और प्रेम से भी होते हैं। ईश्वर करे इनके दिलों में यही प्यार हमेशा बना रहे। तभी अनीता और मीना ने वापस आकर दीपा से कहा, अब दीदी, अब आपकी बारी। लेकिन दीपा चुपचाप खड़ी रह गई, क्योंकि उसे स्कूटी चलानी नहीं आती थी। उसने पढ़ाई में ही इतनी तल्लीनता से समय लगाया था कि इन छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दिया। उसके इस उतरे चेहरे को देखकर अभिराज ने अंदाजा लगा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं दीपा, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, 2-4 दिन में तुम्हें आ ही जाएगा। मीना और अनीता हंसते हुए बोली, तब तक के लिए स्कूटी हम दोनों बहनें चलाएंगी। आखिरकार कुछ दिनों के बाद दीपा ने स्कूटी चलाना सीख ही लिया। उसकी बहनों ने उसका खूब साथ दिया, उसके पीछे पीछे दौड़ती रही और आखिरकार उसे आत्मविश्वास दे दिया। उस दिन दीपा ने अकेले स्कूटी चलाकर सबको दिखाया और परिवार के सभी लोग बहुत खुश हुए। अब दीपा के लिए आना जाना बहुत आसान हो गया। कई लोग शौक के लिए सीखते हैं, लेकिन कई बार सीखने की यह लगन जीवन को एक नया मोड़ दे देती है। इसी तरह का बदलाव सीता के जीवन में आने वाला था। वक्त कब किसको क्या उपहार देगा, यह कहना मुश्किल है। बच्चों के एग्जाम समाप्त हो चुके थे और आज सभी राहत की सांस लेते हुए आराम के मूड में थे। तभी मीना बोली, चलो दीदी, मार्केट से ऑर्डर लेकर आते हैं। शाम को दीदी के आने से पहले ही सब तैयार कर देंगे और उनके लिए ये सरप्राइज रहेगा। इस बार दीदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। ये सुनकर सीता मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, इस बार केक मैं खुद घर में बनाऊंगी। अगर मेरे हाथ का बना केक खाओगे तो फिर मार्केट वाला कभी अच्छा नहीं लगेगा। बच्चों को थोड़ा अचरज हुआ और अनीता ने उत्सुकता से कहा, लेकिन मम्मी, आपने तो आज तक कभी केक बनाया ही नहीं, आज कैसे बनाएंगी? सीता ने जवाब दिया, तुम लोगों को पता नहीं है कि मैंने पहले होम साइंस में डिग्री की थी और साथ ही फूड एंड बेकरी में डिप्लोमा भी किया है। दीपा ने मजाक में कहा, मम्मी, आपके पास कोई सर्टिफिकेट भी है क्या? सीता ने गर्व से जवाब दिया, हमारी तो नंबर 1 पोजीशन थी। दीपा के मन में एक योजना बनने लगी, लेकिन उसने चुप रहना ही ठीक समझा। दीपा ने मुस्कुराते हुए कहा,
ठीक है मम्मी, इस बार केक घर पर ही बनाएंगे, जैसा भी बनाना आता हो। मीना ने मजाक में पूछा। मम्मी, आपके पास केक बनाने के सारे बर्तन हैं? सीता ने उत्साहित होकर कहा। हाँ बिटिया, हमारे पास सब कुछ है। बिस्किट से लेकर बेकिंग के बर्तन तक सब कुछ नानी माँ ने विशेष रूप से मंगवाए थे। सीता ने अपनी माँ को याद करते हुए उस ओवन को देखा जो उनकी माँ ने विशेष तौर पर उसके लिए खरीदा था। शादी के वक्त माँ ने उसे सुंदर बर्तन और यह महंगा ओवन उपहार में दिया था, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें कभी इस्तेमाल करने का अवसर ही नहीं मिला। मीना ने थोड़ा चिंतित होकर कहा, मम्मी, अगर केक अच्छा नहीं बना तो दीदी को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन सीता ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, तुम देखना, मैं बहुत ही शानदार और स्वादिष्ट केक बनाऊंगी। दीपा और मीना ने भी मम्मी की हौसला अफजाई की और उनकी मदद करने का वादा किया। दोनों बाजार से आवश्यक सामग्री लेकर आ गईं और सीता ने पूरी लगन से बेहतरीन केक बनाकर फ्रिज में रख दिया। शाम को जब अनीता घर पहुंची तो उसके साथ विराज और उसकी पत्नी भी आए। अनीता यह देखकर बेहद खुश हुई। घर को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया था और माहौल में एक उत्साह की लहर थी। थोड़ी ही देर में अनीता तैयार होकर बाहर आई और घर की सजावट देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी सीमा ने फ्रिज से केक निकाला, जिसे देखकर सभी के चेहरे खिल उठे। अनीता ने केक काटा और सबसे पहले माँ पापा को खिलाया, फिर विराज भाई और भाभी को। फिर बारी बारी से सबको केक, बिस्किट, पाव भाजी और चाउमीन परोसा गया, जो कि सीता ने अपने हाथों से घर पर ही तैयार किया था। जैसे ही बेवानी ने ढोकला खाया, उत्सुकता से पूछ बैठी, आंटी जी, ये सब कहाँ से मंगवाया है? सीता ने मुस्कुराकर कहा, ये सब कुछ मैंने खुद घर में ही बनाया है, बाहर से कुछ भी नहीं लाया गया। खाने की सभी ने दिल खोलकर तारीफ की और केक की भी खूब सराहना की। अनीता का जन्मदिन इस बार बेहद खास और उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया गया और सीता की खुशी भी देखते ही बनती थी। दादी, जो हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए ताई जी के साथ गई थी, उनके हाथों के जरिए विराज भाई ने अनीता के लिए एक सुंदर उपहार भेजा था। पार्टी के बाद सभी अपने अपने घर लौट गए। विशाल ने सीता से कहा, आज तो तुमने वाकई कमाल कर दिया, इतना स्वादिष्ट खाना और इतना बेहतरीन केक। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी कुशल बेकिंग कर सकती हो। सीता ने उत्तर दिया, माँ अंडा नहीं खाती, इसीलिए मैंने कभी उनसे केक बनाने का जिक्र नहीं किया, पर आज बच्चों के लिए बना ही दिया। विशाल ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल सही किया, माँ कभी अंडा नहीं खाती, लेकिन बाऊजी को तो फौज में हर तरह का खाना खाना पड़ता था, तो उन्होंने मुझे भी कभी मना नहीं किया। अगले दिन दीपा ने अपनी माँ से पूछा, मम्मी, क्या हम छुट्टियों में घर में ही एक छोटी सी बेकरी शुरू कर सकते हैं? सीता ने कहा, पहले पापा से पूछना पड़ेगा, मैं बिना उनकी अनुमति के कुछ नहीं कह सकती। दीपा ने जैसे ही पापा से पूछा, विशाल ने तुरंत सहमति दी और कहा, अरे क्यों नहीं, दीपा अब कॉलेज जाएगी और मीना भी स्कूल जाती है। ऐसे में तुम घर पर खाली रहोगी, तो क्यों न इस काम को शुरू करो। अगर मेरी मदद की भी जरूरत हो तो बताना। विशाल की सहमति पाकर दीपा ने माँ का काम घर से ही शुरू करवा दिया। धीरे धीरे आसपास से छोटे छोटे ऑर्डर आने लगे। स्कूल की सहेलियों के घर से भी कुछ ऑर्डर मिल जाते और सीता का काम धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब उसका समय व्यस्तता में बीतने लगा और वह भी खुश रहने लगी। अपने प्रयासों से कमाए पैसे न केवल आत्मनिर्भरता का सुख देते, बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाते। अब सीता को संतोष और गर्व का अनुभव होने लगा था कि वह अपने दम पर कुछ कर रही है। उसके इस सफर का असली श्रेय तो वह अपनी बेटी दीपा को ही देती थी। दीपा को स्कूटी चलाने की अपनी दक्षता का अब बड़ा लाभ नजर आ रहा था। जहां भी ऑर्डर होता, वो खुद स्कूटी पर जाकर समय पर डिलीवरी कर देती। संवाद कला में तो दीपा पहले से ही निपुण थी। उसने अपने एग्जाम्स के बाद के 3 महीने इस व्यवसाय को स्थापित करने में लगा दिए और इस नई शुरुआत ने अपने घर से ही तेजी से रफ्तार पकड़ी। अब सीता ने एक छोटी सी दुकान भी खोल ली थी, जिसे वह खुद पूरी तन्मयता से देखती थी। पैसों का हिसाब किताब दीपा के हाथ में रहता था। बैंक के सारे कामकाज, ऑर्डर लेना और ग्राहक प्रबंधन, सब कुछ बड़ी ही समझदारी से दीपा देखती थी, जबकि किचन का जिम्मा सीता ने खुद संभाल लिया था। जैसे जैसे काम बढ़ता गया, उन्होंने कुछ लोगों को सहायक के रूप में भी रख लिया।
सीता को इस तरह कुशलता से घर और काम दोनों को संतुलित करते देख विशाल भी बेहद संतुष्ट था। अक्सर कहा जाता है, जब घर में समृद्धि आती है तो खुशियों का आगमन भी स्वाभाविक हो जाता है। अब दीपा भी अपने माता पिता की थोड़ी मदद करने लगी थी। उनके पास अब उसका आना जाना भी अधिक सहज हो गया था। समय के साथ सब कुछ बदलता है और अच्छे समय के आगमन पर सभी रिश्ते भी सौहार्दपूर्ण हो जाते हैं। आज सीता को आत्मविश्वास से भरी अपनी बेटी के रूप में देखकर उसकी मां का हृदय गर्व से भर आया। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था। सीता में बचपन से ही एक अलग प्रतिभा थी, पर कब उसकी प्रतिभा इस कदर प्रकट होकर एक पहचान बनाएगी, ये मां को भी मालूम न था। अब जब उनकी बेटी आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ चुकी थी, तो मां को अपने किए गए संघर्ष और शिक्षा के सभी प्रयास सार्थक लगने लगे। अपनी मेहनत का परिणाम देखना किसी भी माता पिता के लिए गर्व की बात होती है। दीपा अब अपनी मां को कई बार नानी के घर भी ले जाने लगी थी, और जब नानी को अपने साथ घर लाने का अवसर मिलता, तब यह उसकी नानी के लिए अत्यंत खुशी का विषय होता, क्योंकि उनकी नातिन इतनी समझदार और आत्मनिर्भर बन चुकी थी। शाम के समय विशाल मिठाई का डिब्बा लेकर आए और पूछने लगे, अनीता कहाँ है? मीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पापा, वह तो मम्मी के पास दुकान पर गई है। आज मैंने भी जाकर उनकी मदद की है। आप तो जानते हैं ना, दीपा दीदी को खाना बनाने में कोई रुचि नहीं है और अनीता दीदी को इसमें बहुत दिलचस्पी है। इसलिए मैं मम्मी की सहायता करती हूँ और दीदी बाहर के कामों में मम्मी का हाथ बटाती है। विशाल ने हंसते हुए मीना से कहा, और मेरी ये बेटी क्या करती है? मीना ने चुटकी लेते हुए जवाब दिया, आपकी ये बेटी पढ़ाई करती है और बहुत ही सुंदर गाना भी गाती है। ये सुनकर विशाल ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रख दिया और मुस्कुराते हुए बोले, और चाय भी बहुत अच्छी बनाती है। तभी दीपा भी दुकान का सामान लेकर लौट आई और मीना ने तुरंत दोनों के लिए चाय बना दी। विशाल ने दीपा से पूछ लिया, दीपा बेटी, तुम्हारा रिजल्ट कब आने वाला है? तभी अनीता का रिजल्ट आज ही निकल आया था, लेकिन दीपा को मां की व्यस्तता के कारण अपने रिजल्ट का ख्याल ही नहीं रहा था। दीपा ने सवाल किया, पापा, रिजल्ट कैसा रहा? विशाल ने गर्व से बताया, तुम्हारी बहन ने टॉप किया है, 98% मार्क्स आए हैं। ये सुनते ही दीपा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। छोटी बहन ने वाकई कमाल कर दिखाया था। उसने तुरंत मां को फोन किया और रिजल्ट की खुशखबरी दी। सीता ने तुरंत अपनी दुकान बंद की और दोनों माँ बेटी घर के लिए निकल पड़ी। थोड़ी ही देर में ताई जी का भी फोन आ गया। उन्होंने अनीता के रिजल्ट के बारे में पूछा। दीपा ने उन्हें बड़े उत्साह से बताया, ताई जी, अनीता के 98% मार्क्स आए हैं। ताई जी ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा कि वे अनीता की इस सफलता पर बहुत खुश हैं। घर पहुंचकर सीता और अनीता ने खुशी से अपने पापा का आशीर्वाद लिया। विशाल ने मिठाई खिलाते हुए अनीता को गले से लगा लिया और गर्व से बोले, मुझे पता था मेरी बेटी मेरे नाम को रोशन करेगी। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तूने इतने अच्छे अंक हासिल किए हैं। अनीता ने झुककर मम्मी पापा के चरण स्पर्श किए और उनका आशीर्वाद लिया। तभी दरवाजे पर किसी की आहट हुई। देखा तो ताई जी और दादी माँ आ गई थी। दादी माँ अपनी पोतियों को देखकर इतनी प्रसन्न हुई कि उन्हें गले लगाकर ढेर सारा आशीर्वाद दे दिया। खुशी में उन्होंने अपनी पोटली से रुपये 500 निकालकर अनीता के हाथों में रख दिए। घर में सभी अनीता की इस उपलब्धि पर बेहद उत्साहित थे और खुशी से जश्न मना रहे थे। दादी को सीता के काम की थोड़ी बहुत जानकारी तो थी, लेकिन ये नहीं मालूम था कि उसने इतनी बड़ी दुकान शुरू कर दी है। समय के साथ दादी में भी कई बदलाव आए थे। घर के अंदर सजी धजी नई सजावट और साफ सुथरे माहौल को देखकर दादी दंग रह गई। घर की दीवारों पर नए रंग रोगन की चमक थी और पुराने मकान को एक नए रूप में सजाया गया था, जिसे देखकर दादी का दिल खुशी से भर आया। दादी को लगा कि उनके पति द्वारा बनाए गए इस घर को उनके बेटे और बहू ने कितने सलीके से संवारा है। घर में बरकत हो रही थी और यही बरकत उनकी आंखों में सजीव दिख रही थी। विशाल ने बताया, माँ, सीता ने अपनी दुकान खोल ली है, जहां वह विभिन्न प्रकार के केक और पेस्ट्री बनाती है और साथ ही कुछ खाने पीने की अन्य चीजें भी तैयार करती है। काम इतना बढ़ गया कि अब उसने 2 लोगों को भी काम पर रख लिया है। पहले बच्चे ही उसकी मदद करते थे, लेकिन अब बच्चों का कॉलेज में प्रवेश होने वाला है, तो वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे।
और सीता अपना काम खुद संभाल लेगी। सीता ने सभी के लिए रात का खाना तैयार कर लिया था। सबने साथ बैठकर भोजन किया। इसके बाद ताई जी और दादी वापस लौटने की तैयारी करने लगी, क्योंकि ताऊ जी और उनके बेटे राजा भैया घर पर अकेले थे। भाभी मायके गई थी और भाई उन्हें लेने गए थे। कार में बैठते ही दादी के मन में विचार उठने लगे। नई पीढ़ी का मिजाज बदल रहा है, समय कैसे तेजी से करवट ले रहा है। अभी अनीता की सफलता की खुशियां घर में गूंज ही रही थी कि कुछ दिनों बाद दीपा का 12वीं का रिजल्ट आने का समय आ गया। दीपा का मन चिंता से भरा था। उसने कठिन परिश्रम किया था और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा भी था, लेकिन रिजल्ट को लेकर बेचैनी थी। उसे बार बार यही सवाल सताता, पता नहीं परिणाम कैसा आएगा। उसी दिन सभी घर पर मौजूद थे। तभी पापा ने कहा, दीपा जल्दी आओ। दीपा अपनी सोच में डूबी थी, पर पापा की आवाज सुनकर फौरन बाहर भागी। पापा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा 12वीं का नतीजा आ गया है। दीपा अपने पिता के चेहरे पर उदासी देखकर शांत खड़ी हो गई। उसका मन कहीं किसी असफलता के डर से व्याकुल था, मानो कहीं कुछ अधूरा रह गया हो। तभी विशाल ने उसकी ओर देखा और एक नर्म मुस्कान के साथ कहा, दीपा ने राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। ये सुनते ही दीपा का चेहरा खुशी से दमक उठा। विशाल ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मेरी प्यारी राजकुमारी, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने न केवल जिले में बल्कि राज्य में भी टॉप किया है। कहते हैं ना कि मेहनत का रंग जब चढ़ता है तो बहुत ही गाढ़ा होता है। उस दिन दीपा का दिल सुबह से बेचैन था, लेकिन शाम को परिणाम आने के बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया था। उसका भाई युवराज घर आया तो उसने दीपा को गले लगाकर बधाई दी और उसे एक नया मोबाइल भी भेंट किया। ये देखकर अनीता मुस्कुराई, लेकिन थोड़ा उदास भी हो गई। उसने कहा, भाई ये तो ठीक बात नहीं। आपने एक्टिवा भी दीदी को दी, फोन भी दिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने भी अच्छे नंबर हासिल किए हैं। युवराज ने हंसते हुए कहा, क्या चाहिए मेरी प्यारी बहन? बोलो, तुम दोनों ने तो वो कर दिखाया जो हम नहीं कर सके। ये तुम्हारी मेहनत का ही नतीजा है, जिसने पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। फिर उसने दोनों बहनों को गले लगाकर शुभकामनाएं दी और बधाइयां दी। उस दिन सीता और विशाल का मन गर्व से भरा था। उनके घर पर लगातार फोन आ रहे थे। रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से बधाइयां मिल रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे घर में किसी बड़े पर्व का आयोजन हो रहा हो। आसपास के लोग भी बधाई देने आ रहे थे। दीपा के स्कूल के अध्यापक और प्रधानाचार्य भी उसे बधाई देने पहुंचे और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। शहर के हर अखबार में दीपा की तस्वीर छपी हुई थी और कई पत्रकार उसका इंटरव्यू लेने उसके घर आए थे। शाम से रात हो गई, लेकिन लोग उसे बधाई देने का सिलसिला जारी रखे हुए थे। एक रिपोर्टर ने दीपा से पूछा, तुम अपनी इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहती हो? दीपा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी इस उपलब्धि का सारा श्रेय अपनी दादी को देना चाहती हूँ। दादी के आशीर्वाद ने ही मुझे जीवन में इस अनुपम उपलब्धि को छूने का अवसर प्रदान किया है और सफलता की ओर मेरे कदम बढ़ाए हैं। मेरे माता पिता का निरंतर सहयोग और समर्थन मेरे हर प्रयास में मेरी प्रेरणा रहे हैं। जब दादी ने अखबार में दीपिका की तस्वीर देखी तो उत्साह से अभिराज से पूछा, अखबार में यह दीपिका की फोटो है? अभिराज ने संपूर्ण समाचार पढ़कर दादी को सुनाया। यह सुनते ही दादी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने कहा, मुझे अभी अपनी पोती के पास ले चलो, मुझे तुरंत वहां जाना है। दादी का हृदय उल्लास से भर उठा था कि उनकी पोतियों ने सच में उनकी उम्मीदों से परे जाकर नाम कमाया है। उनकी बेटियों ने परिवार की प्रतिष्ठा को और ऊंचाई दी है। वे हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहती थी कि कहीं ये बेटियां बिगड़ न जाए, पर उन्होंने अपने समर्पण से यह सिद्ध कर दिया। अब जब राज ने कहा, चलना है तो जल्दी करो दादी, तो दादी तुरंत तैयार हो गई। राज अपनी माँ और दादी को लेकर सीधे चाचा चाची के घर पहुंच गए। वहां दादी ने दीपिका को गले लगाते हुए कहा, बेटी, तुम पर मुझे बड़ा गर्व है। सचमुच तुम दोनों बहनों ने मेरे गर्व को दुगना कर दिया है। ये तो बस शुरुआत है। तुम्हें आगे और ऊंचाइयां छूनी है और परिवार के नाम को और भी ऊंचा उठाना है। दादी ने भाव विभोर होकर कहा, हमारे परिवार में पहली बार किसी की तस्वीर अखबार में छपी है। सब शिक्षित हैं,
पर यह शिखर किसी ने नहीं पाया कि पूरे राज्य में शिक्षा में पहला स्थान मिल सके। आज घर जैसे खुशियों से झूम उठा है। दादी का मन आज आत्मसंतोष से भरा हुआ था। वह बीते दिनों की यादों में डूब गई, जब घर में इन मासूम कलियों के जन्म पर कोई खुशी नहीं मनाई जाती थी। बेटियों के आगमन पर घर में जैसे शोक की स्थिति बन जाती थी। मिठाई बांटना तो दूर, कोई खुशी की बात भी नहीं होती थी। पर आज इन बेटियों ने मेहनत और लगन से घर को मिठाई के डिब्बों और बधाइयों से भर दिया था। दादी को उन दिनों का ख्याल आ गया जब उन्होंने अपनी बहू का और बेटियों का उचित ध्यान भी नहीं रखा था। तीसरी बेटी के जन्म पर तो उनका हृदय मानो टूट गया था। उन नन्ही कलियों को वह एक समय मनहूस कह बैठी थी। तभी दीपिका ने आकर चुटकी लेते हुए कहा, दादी, मेरा 500 रुपए का नोट कहाँ है? दादी चौंक कर अपने ख्यालों से बाहर आई। अपनी पोटली में से तुरंत 2100 रुपए निकालकर दीपिका के हाथों में रख दिए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे आशीर्वाद देने लगी। दूर खड़े विशाल और सीता इस हृदयस्पर्शी दृश्य को देख अत्यंत भावुक हो उठे थे। वह दृश्य जैसे बीते समय की यादों में खो जाने जैसा था। कभी ऐसा समय था जब उनकी दादी उन्हें 5 रुपए देने से भी कतराती थी, और आज वही दादी खुशी से हर्षोल्लास में आशीर्वादों की वर्षा कर रही थी, उन पर धन की बौछार कर रही थी। ये सजीव दृश्य उनकी दादी और दादा के प्रति उनके सम्मान को 4 चांद लगा रहा था। बुजुर्गों से मिले आशीर्वाद बच्चों की तरक्की में सहायक बनते हैं, जैसे इस खुशी ने उनके दिलों में एक नया उत्साह भर दिया। दोनों बहनें दीपा और अनेक अपने जीवन के पथ पर मिलजुल कर आगे बढ़ रही थी। दीपा ने अपनी मेहनत और संकल्प से बुलंदियों को छू लिया था और समय मानो उसकी मुट्ठियों से रेत की तरह सरकता जा रहा था। वहीं दूसरी ओर अनेक ने भी 12वीं कक्षा पूरी कर ली थी और जीवन के अगले चरण में कदम रखने को तैयार थी। इस दृश्य ने एक बात स्पष्ट कर दी थी, वक्त के साथ इंसान की काबिलियत को बुजुर्गों का प्यार और आशीर्वाद जैसे पंख दे देता है। अनीता ने जेईई की परीक्षा की तैयारी का संकल्प ले लिया था। दीपा ने भी कॉम के साथ साथ सीए के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में अपना पूरा मनोयोग लगाया और इस कठिन राह में उसके ताऊ जी तथा बड़े भाई राज ने उसका मार्गदर्शन किया। वे उसकी पूरी लगन के साथ रहनुमाई कर रहे थे। दीपा के लिए अपने शहर से बाहर जाकर पढ़ाई करना उचित नहीं था, क्योंकि उसके मन में माता पिता के प्रति अपार स्नेह था। वह उन्हें छोड़कर कहीं और जाने का विचार भी नहीं कर सकती थी। दीपा का मानना था कि पढ़ाई का केंद्र स्थान नहीं, बल्कि साधना और एकाग्रता का होना आवश्यक है। वह मानती थी कि कहीं से भी मेहनत पूर्वक की गई पढ़ाई सफलता दिला सकती है। दीपा का बचपन अभावों में बीता था। उसने अपने पिता को सीमित आय में घर का गुजारा चलाते हुए देखा था और अपनी माँ को हर खर्च बखूबी संभालते देखा था। इस अनुभव ने दीपा को यह प्रेरणा दी कि वह अपनी माँ को आत्मनिर्भर बनने में सहायता करे। आय का स्रोत बढ़ने से घर का स्तर सुधरता है और भविष्य के लिए भी कुछ पूंजी जमा हो पाती है। दीपा का संकल्प था कि वह अपनी बहनों के सपनों को साकार करने में पूरी सहायता करे। एक बड़ी बहन होने के नाते वह यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि अगर कभी मीना ऊंची उड़ान भरना चाहे तो वित्तीय कमी उसका मार्ग न रोके। वह अपनी बहनों के बड़े बड़े ख्वाब पूरे करना चाहती थी, क्योंकि उसे भली भांति ज्ञात था कि बिना धन के सपनों को साकार करना कठिन है। सीए की परीक्षा पास करना दीपा के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसे कम ही लोग सहजता से कर पाते हैं। ये दीपा की निस्वार्थ मेहनत और दृढ़ परिश्रम का प्रतिफल था। उसे भली प्रकार ज्ञात था कि शिक्षा का जीवन में क्या मूल्य है, और वह इसी हेतु रात दिन परिश्रमरत थी। दीपा को यह विश्वास था कि कठोर परिश्रम से ही जीवन में प्रगति संभव है, और यही सूत्र उसे निरंतर आगे बढ़ा रहा था। अनीता ने भी 12वीं की परीक्षा में शानदार अंक हासिल किए थे और उसका सपना था कि वह एक उत्कृष्ट इंजीनियर बने। उसने यह अभिलाषा अपनी बहन दीपा से साझा की और दीपा ने इस विषय पर विराज भाई से सलाह ली। विराज भाई ने उत्साहपूर्वक सुझाव दिया, देखो अनीता, तुम्हारे अंक इतने अच्छे आए हैं तो तुम्हें जेईई की तैयारी करनी चाहिए और किसी श्रेष्ठ सरकारी कॉलेज में दाखिला लेना चाहिए। अनीता ने जवाब में कहा कि उसने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है और फॉर्म भी भर दिया है। यदि प्रवेश परीक्षा में वह सफल हुई
और अच्छी रैंक मिली तो उसे निश्चित ही एक उत्कृष्ट सरकारी कॉलेज में प्रवेश मिल जाएगा। विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी तो बड़ी, छोटी बहन भी वाकई बहुत होशियार है। विराज की बात सुनकर सभी के चेहरे खिल उठे। दीपा को विराज का सुझाव बेहद अच्छा लगा और विशाल ने भी सहमति में सिर हिलाया। अब दोनों बहनों ने ठान लिया था कि जीवन में कुछ उल्लेखनीय हासिल करना है। समय मानो पंख लगाए तेजी से बीत रहा था। देखते ही देखते दीपा ने बीकॉम की पढ़ाई पूरी कर ली थी और सबसे बड़ी खुशी तब मिली जब उसने परिवार को सीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर दिखाया। इस सफलता पर ताऊ जी का हर्ष देखते ही बनता था। उनका वह सपना जो किसी समय अधूरा रह गया था, अब दीपा के माध्यम से पूरा होता प्रतीत हो रहा था। ताऊ जी ने दीपा को हर कदम पर सहारा दिया था, इसलिए उसकी यह सफलता उनकी अपनी जीत के समान महसूस हो रही थी। दीपा ने अब कई प्रतिष्ठित कंपनियों में अपना रिज्यूमे भेज दिया था। उसका सपना था कि वह किसी प्रतिष्ठित कंपनी में अपनी जगह बनाए। उसे इस बात का भी तनाव था कि नए परिवेश में खुद को कैसे ढाल पाएगी। कॉलेज में प्लेसमेंट तो मिली थी, लेकिन अब भी उस नौकरी के लिए कुछ समय था और दीपा को उम्मीद थी कि वह इस समय का सदुपयोग एक बेहतर इंटर्नशिप में करेगी। तभी ताऊ जी ने सुझाव दिया, बेटा, तुम पहले मेरे एक मित्र की कंपनी में कुछ समय के लिए काम कर लो। इससे थोड़ा अनुभव हो जाएगा और अगर कहीं से अच्छा अवसर आएगा तो वहां ज्वाइन कर लेना। विशाल ने भी सहमति जताई और कहा, दीपा, ताऊ जी सही कह रहे हैं। कॉलेज में जो इंटरव्यू दिए हैं वहां से किसी भी समय तुम्हारे लिए अच्छी खबर आ सकती है। विराज ने हंसते हुए कहा, ऐसे लोग भी होते हैं जो सीए बन जाने के बाद भी इस बात की चिंता करते हैं कि नौकरी मिलेगी या नहीं। बहन, अब तुम सीए बन चुकी हो, अब किसी बात की फिक्र मत करना। ये सुनकर सभी ठहाका मारकर हंसने लगे और दीपा भी चुपचाप मुस्कुरा दी। धीरे धीरे समय बीतता गया और सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए। इसी बीच ताई जी के घर बहू ने एक नन्ही कली को जन्म दिया। यह खुशखबरी सुनते ही दादी ने बहू को गले से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम मेरे लिए लक्ष्मी हो। तुम्हारा हमारे जीवन में आना सौभाग्य की बात है। बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं है, तुम दोनों ही संसार का आधार हो। दादी ने सभी को अपने हाथों से मिठाई खिलाई और पड़पोती के आने की खुशी में आस पड़ोस में मिठाई भी बंटवाई। सीता और विशाल के घर भी मिठाई का डिब्बा भिजवाया गया और इस खुशखबरी से पूरा परिवार उमंग और उल्लास से भर गया। सीता और विशाल ने घर लौटकर नवजात पोती और बहू को स्नेह और आशीर्वाद दिया। सीता अपनी सासू माँ को हैरानी से देख रही थी। क्या यह वही स्त्री है जो मीना के जन्म पर आंसुओं से भर उठी थी? तभी जेठानी ने धीरे से कहा, सीता, माँ का अब व्यवहार पूरी तरह से बदल गया है। अब उन्होंने भी महसूस कर लिया है कि बेटा और बेटी में अंतर करना अनुचित है। समाज की निरंतरता के लिए दोनों का होना आवश्यक है। बेटियों का स्वागत नहीं करेंगे तो घर की बहुएं कहां से आएंगी? ये बेटियां ही तो है जो बहू बनकर घर को समृद्ध करती हैं और खुशियां लाती हैं। सीता ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा हुआ कि समय ने लोगों की सोच में बदलाव ला दिया। माँ के मन से भी बेटा बेटी का भेदभाव समाप्त हो गया। ताऊ जी और ताई जी भी इस बदलाव से बेहद प्रसन्न थे। उन्होंने देखा कि माँ की सोच अब कितनी बदल चुकी है। सही ही कहते हैं, जो व्यक्ति समय के साथ बदलना जानता है वही सम्मान और सुख दोनों अर्जित करता है। रूढ़िवादी मान्यताओं का त्याग करके ही असल में उन्नति संभव है। अपने संस्कारों का पालन अवश्य करना चाहिए, लेकिन पुरानी और संकीर्ण धारणाओं को पीछे छोड़ देना चाहिए। उधर कुछ ही वर्षों में सीता और विशाल की बेटियों ने धीरे धीरे सफलता का स्वाद चखना शुरू कर दिया। दीपा ने अपनी इंटर की पढ़ाई समाप्त कर ली थी और अब एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पा ली थी, जहां तनख्वाह भी काफी संतोषजनक थी। कंपनी ने उसके रहने के लिए एक फ्लैट भी उपलब्ध कराया था, लेकिन अब उसे अपने काम के लिए घर से दूर जाना पड़ रहा था। फिर भी उसने यह निर्णय लिया, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए त्याग आवश्यक होते हैं। दीपा ने अपने सपनों को साकार करने के लिए घर छोड़ने का संकल्प किया, खासकर जब उसने देखा कि अब सीता ने घर के कामकाज को पूरी तरह से अपने कंधों पर उठा लिया है। सीता ने अपनी छोटी सी दुकान को
एक छोटे से रेस्तरां में परिवर्तित कर लिया था। होम डिलीवरी के लिए एक लड़के को नियुक्त कर लिया था और कुछ अन्य कर्मचारियों को भी काम पर रख लिया था। सीता स्वयं दिन भर काम संभालती थी और कार्यालय से लौटने के बाद विशाल शेष जिम्मेदारियां संभाल लेता था। उनके आपसी सहयोग से सारा कार्य सुचारू रूप से चल रहा था, जिससे अब दीपा भी निश्चिंत थी। पापा और मम्मी ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लिया था। ये देख दीपा ने भी अपने करियर के लिए बाहर जाने का निर्णय सहजता से ले लिया। अनीता ने भी अपनी प्रवेश परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी थी। घर से दूर रहना उसके लिए पहला अनुभव था, लेकिन वह हमेशा अपनी माँ की सीख को याद रखती थी। बेटी, तुम्हें बेटा बनकर दिखाना है और हमारे नाम को गर्व से ऊंचा उठाना है। शहर की रौनक में अपना आप मत खो देना और अपने लक्ष्य से कभी न भटकना, सीता ने अनीता को समझाते हुए कहा। अनीता को पढ़ाई के लिए दूर भेजते हुए सीता ने उसे बहुत सी बातें समझाई। वहां के माहौल में ढलने की कोशिश में अपनी राह से न भटक जाना, कड़ी मेहनत करना और अपने उद्देश्य की ओर पूरी निष्ठा से बढ़ना। मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अनीता के जाने के बाद दीपा ने भी अपनी पैकिंग आरंभ कर दी थी। उसे भी इसी माह अपनी नई नौकरी ज्वाइन करनी थी। विशाल ने उसे जाने में सहायता के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली थी और कहा, मैंने टैक्सी बुक कर दी है और सभी आवश्यक सामान साथ ले लेना। गुड़गांव तुम्हारे लिए एकदम नया शहर होगा। वहां की बाजार का तुम्हें अभी पता नहीं है। पहल जरूरी चीजें घर से ही लेकर चलो, बाकी का सामान धीरे धीरे वहां से ले लेना। सीता और मीना भी उसके साथ जाने की तैयारी कर चुकी थी। शाम को दीपा और मीना अपनी ताई जी के घर गई और दादी से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। दादी ने दीपा से कहा, बिटिया रानी, बड़े शहर में जा रही हो, अपना ख्याल रखना। कभी कभी मुझे फोन भी कर लिया करना। काम में इतना मत डूब जाना कि अपनी दादी को भूल जाओ। दीपा ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं दादी, आपका आशीर्वाद ही तो हमारी ताकत है। आप चिंता मत करें। पापा हमें छोड़ने जा रहे हैं? दादी ने पूछा। बिटिया, रेलगाड़ी से जा रही हो क्या? दीपा ने जवाब दिया। नहीं दादी, टैक्सी बुक कर ली है। मम्मी, पापा और मीना वापसी में रेलगाड़ी से आ जाएंगे। दादी ने फिर जोर से आवाज लगाई, बहू बाहर तो आना। ताई जी तुरंत बाहर आई और बोली, क्या हो गया माँ जी? दादी ने कहा, कुछ नहीं बहू, बस पूछना था कि विराज की कार और ड्राइवर 2 दिन के लिए फ्री है क्या? तभी विराज ऑफिस से लौट आए। दोनों बहनों को देखकर विराज खुश हो गए और दीपा को बधाई देते हुए बोले, दीपा, तुम्हारी मेहनत और लगन से ही तुम्हें इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी मिली है। वाह, ऐसा सुंदर घर मिल गया है। अब तो तुम्हारी जिंदगी में रौनक ही रौनक है। बहना, दीपा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अरे भाई, अभी तो मैंने कुछ खास हासिल नहीं किया, दीपा ने विनम्रता से जवाब दिया। उसी वक्त ताई जी ने विराज से पूछा, विराज, 2 दिन के लिए तुम्हारी गाड़ी और ड्राइवर खाली है क्या? राजा ने उत्सुकता से पूछा। क्या काम है मम्मी? माँ ने बताया। दादी पूछ रही है बेटा, तू बैठकर दादी से बात कर, मैं तब तक तुम लोगों के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लाती हूँ। तभी राजा ने माँ से कहा, माँ, मेरे लिए भी 1 कप चाय बना देना। ताई जी ने रसोई का रुख किया और उसी समय दादी ने विराज से कहा, देखो बेटा, दीपा गुड़गांव जा रही है। ये लोग टैक्सी से जाने का सोच रहे हैं। अगर तुम्हारे पास कार और ड्राइवर 2 दिन के लिए फ्री है तो उन्हें दे दो। सामान भी आराम से ले जा पाएंगे और जब चाचा चाची वापस आएंगे तो सफर आसान हो जाएगा। विराज ने तुरंत जवाब दिया, अरे दादी, इसमें पूछने की क्या बात है? ये कार भी तो मेरी बहनों की है। दीपा ने संकोच में कहा, नहीं भाई, हम टैक्सी से चले जाएंगे, आप तकलीफ मत लीजिए। पर दादी ने निर्णय लिया, नहीं, विराज की कार ही लेकर जाओ, ड्राइवर भी साथ जाएगा। दोनों बहनें बहुत प्रसन्न हो गईं। चाय नाश्ता करने के बाद सभी से मिलकर वे घर लौट आईं। दीपा ने पापा को सारी बात बताई। कल भाई अपनी कार और ड्राइवर भेज रहा है, तो आप टैक्सी का इंतजाम रद्द करवा दीजिए। रात में दीपा ने अपना सारा सामान सलीके से पैक कर लिया। सीता ने यात्रा से पहले घर से कुछ जरूरी खाद्य सामग्री और थोड़ा राशन दे दिया था। अगले दिन सारा परिवार गुड़गांव के लिए निकल पड़ा। फ्लैट में पहुंचने के बाद कुछ ही घंटों में सबने मिलकर सामान व्यवस्थित कर दिया।
दीपा को एक अत्यंत आकर्षक और विस्तृत फ्लैट मिला था। यह फ्लैट पूर्णतया सुसज्जित था क्योंकि कंपनी की ओर से उपलब्ध कराया गया था। हर चीज सुंदरता से व्यवस्थित थी, जैसे किसी ने विशेष रूप से सजावट का ख्याल रखा हो। सीता, जो पहली बार किसी बड़े शहर में आई थी, अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर गर्व से अभिभूत थी। आखिरकार उसकी बेटी ने एक बड़ी कंपनी में सीए की प्रतिष्ठित पदवी हासिल की थी। एक सुचारू, सुविधा संपन्न, भव्य आवास देखकर विशाल भी बेटी की सफलता पर गदगद थे। रात के भोजन के लिए सब बाहर गए और दिन भर की थकान के बाद सभी ने गहरी नींद ली। कुछ दिनों दीपा के पास रुकने के बाद तीनों वापस अपने घर लौट आए। मिसाइल ने अपने भाई भाभी का आभार व्यक्त किया और मां से मिलकर अपने रेस्तरां में कार्यभार संभालने चले गए, जो उनके न होने से ठप पड़ा था। इस दौरान मीना अपनी कोचिंग क्लास में वापस लग गई। वास्तव में अपनों का साथ कठिनाइयों को सरल बना देता है, और सच यही है कि जो कठिन समय में खड़ा रहे वही सच्चा अपना होता है। अनीता, जो कॉलेज की गतिविधियों में सक्रिय थी, खेल और पढ़ाई में ढेरों पुरस्कार जीत चुकी थी। एक दिन उसके प्रोफेसर ने कहा, अनीता, तुम्हारी कद काठी बहुत प्रभावशाली है, तुम्हें तो सेना में जाना चाहिए। यह सुनकर अनीता का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसने उत्तर दिया, सर, आपने मेरे मन की बात कह दी। मैं सच में भारतीय सेना में सेवा देना चाहती हूँ, पर मुझे इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस परीक्षा की तैयारी करूं जिससे मुझे सेना में एक अच्छा पद प्राप्त हो सके? प्रोफेसर अग्रवाल, जो विद्यार्थियों को हमेशा मार्गदर्शन करते थे, ने ध्यानपूर्वक अनीता की बात सुनी और उसे समझाया कि एसएससी टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत भारतीय सेना में इंजीनियरिंग के छात्रों को एक अवसर मिलता है। स्वॉर्ड सर्विस कमीशन के तहत इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्र इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अनीता प्रोफेसर से विस्तृत जानकारी लेकर सेना में प्रवेश की तैयारी के लिए प्रेरित हो गई। सेना में चयन के लिए 2 लिखित परीक्षाएं होती हैं और कुछ साक्षात्कार होते हैं। यदि आप इन सभी प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं तो आपका चयन पक्का हो जाता है। प्रोफेसर ने अनीता से कहा, अगर तुम्हारा चयन हो जाता है तो तुम्हें प्रशिक्षण के लिए सेना में भेजा जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान तुम्हें प्रतिमाह एक स्टाइपेंड मिलेगा, यानी खर्चे के लिए एक निश्चित राशि प्राप्त होगी। प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत सेना में तुम्हें लेफ्टिनेंट का पद मिलेगा, जो कि न केवल देश सेवा का एक अवसर होगा बल्कि समाज में भी सम्मान दिलाएगा। माता पिता के लिए यह एक सपना सच होने जैसा होता है। पहले महिलाओं के लिए सेना में केवल सीमित क्षेत्र थे, लेकिन समय के साथ कई क्षेत्रों में उनके लिए अवसर खोले गए हैं। तुम्हारे लिए भी इस दिशा में अवसर है। अब तुम्हारा अंतिम वर्ष है बेटा, अभी से तैयारी में जुट जाओ ताकि तुम्हारे सपने साकार हो सके। अनीता ने आभार व्यक्त करते हुए प्रोफेसर को धन्यवाद दिया। प्रोफेसर अग्रवाल ने उत्साहित होकर कहा, अनीता, तुम्हारा कद और शारीरिक संरचना बहुत अच्छी है, जो सामान्य लड़कियों से अधिक है, इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की शारीरिक परीक्षा में कठिनाई नहीं होगी। खेलकूद में तुम्हारी रुचि और कुशलता को देखते हुए मुझे विश्वास है कि मेडिकल परीक्षा भी तुम सहजता से उत्तीर्ण करोगी। शेष सभी बातें तुम्हें प्रशिक्षण के दौरान सिखाई जाएंगी। अनीता ने आत्मविश्वास के साथ कहा, सर, पहले चयन तो हो जाए, मैं अवश्य ही आवेदन करूंगी। मुझे इस मार्गदर्शन की सच में आवश्यकता थी, लेकिन कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं था। अब मुझे अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से दिख रहा है। भारतीय सेना में सेवा देना मेरा सपना है और मैं अपने देश के लिए एक सम्माननीय पद प्राप्त करना चाहती हूँ। इसी बीच सीता अपने कार्य में और भी अधिक व्यस्त हो गई, क्योंकि बच्चों की बढ़ती आवश्यकताओं और बढ़ती महंगाई का सामना करने के लिए उन्हें और अधिक मेहनत करनी पड़ी। हालांकि अब दीपा ने घर को आर्थिक रूप से सहारा देना शुरू कर दिया था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा से ही बचत की आदत डाल चुकी दीपा हर महीने कुछ राशि घर भेजने लगी थी। यदि कभी अनीता को कुछ चाहिए होता तो वह अब अपनी बड़ी बहन से मांग लेती थी। बाहर रहकर पढ़ाई करने के कारण अनीता के खर्चे अधिक थे और कॉलेज के विभिन्न प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती थी। धीरे धीरे दीपा ने इन सारी जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। अगर खर्चे बढ़ रहे थे तो कमाने वालों में भी वृद्धि हो रही थी।
दीपा अब पूरी तरह आत्मनिर्भर हो चुकी थी और अतिरिक्त कार्य करके अतिरिक्त आमदनी भी करने लगी थी। जब अनीता ने प्रोफेसर अग्रवाल से मिली मार्गदर्शन की बात दीपा से की और अपने भविष्य को सेना में बनाने की इच्छा प्रकट की, तो दीपा ने उसकी बात को सराहा और उसे पूरे मनोबल के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तो चिंता मत कर, पढ़ाई के साथ साथ प्रवेश परीक्षा की तैयारी में जुटी रहा और जैसा प्रोफेसर ने कहा है वैसे ही एक एक कदम उठाते जा, दीपा ने अनीता को प्रोत्साहित करते हुए कहा। अनीता मुस्कुराई और बोली, ठीक है दी, पर फिलहाल किसी को मत बताना। जब सब कुछ सही हो जाएगा तब हम सबको बताएंगे। दीपा ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मेहनत का फल ही हमें हमारे सपनों की ओर ले जाता है। अनीता की डिग्री पूरी हो चुकी थी और अब वह सेना में चयनित होने की उम्मीद लगाए बैठी थी। जब उसका चयन हुआ तो वह सीधे प्रोफेसर अग्रवाल के पास गई, उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया और उन्हें मिठाई खिलाई। प्रोफेसर ने गर्व से कहा, अनीता, मैंने तो सिर्फ दिशा दिखाई थी, पर असल में अपनी मंजिल तक पहुंचने का साहस तुमने खुद किया। अनीता बोली, लेकिन सर, मार्गदर्शन आपका ही था, इसीलिए सफलता भी आपकी ही देन है। यह खबर मिलते ही दीपा बिना देर किए हॉस्टल पहुंच गई। अपनी बड़ी बहन को हॉस्टल के बाहर देखकर अनीता खुशी से झूम उठी और भागकर उसे गले लगा लिया। दीपा ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने तो कमाल कर दिया, मुझसे भी आगे निकल गई। फिर हंसते हुए बोली, चल अब सामान पैक कर और मेरे साथ घर चल। मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है, अब दोनों बहनें मिलकर मम्मी पापा को सरप्राइज देंगे। जैसे ही अनीता अपना सामान लेकर हॉस्टल से बाहर आई, वह देखकर चौंक गई। दीपा ने अपनी नई कार खरीदी थी। अनीता ने हैरानी से पूछा, दीदी सच बताओ, ये हमारी कार है? दीपा ने गर्व से कहा, हाँ मैडम, ये मेरी मेहनत की कमाई से ली है। पापा का सपना था कार खरीदना, जो अब मैंने पूरा कर दिया। अनीता ने खुश होकर कहा, दीदी आपने तो कमाल कर दिया। अब घर जाकर मम्मी पापा को यह खुशखबरी सुनाएंगे तो वो भी हैरान रह जाएंगे। घर पहुंचते ही दीपा और अनीता ने देखा कि घर पर सिर्फ मीना थी। पापा और मम्मी अभी लौटे नहीं थे। शाम ढलते ही सबसे पहले पापा घर लौटे। जैसे ही वह अंदर आए, दीपा ने चाबी उनकी ओर बढ़ाई। पापा चौंक कर बोले, बाहर किसकी कार खड़ी है? अनीता मुस्कुराते हुए बोली, पापा ये कार आपकी है। विशाल की आंखों में भावुकता झलक आई और उन्होंने धीरे से कहा, मैं कब से कार लेने का सोच रहा था, लेकिन पहले तुम्हारी पढ़ाई, फिर अनीता और मीना की जिम्मेदारी, इस कारण यह सपना अधूरा रह गया। दीपा ने स्नेहपूर्वक कहा, पापा अब आपका सपना पूरा हुआ, अब चलिए मम्मी को भी लेने चलते हैं। दीपा ने पापा को बताया, पापा अनीता का सेना में चयन हो गया है। ये मैडम तो मुझसे भी आगे निकल गई है। कुछ ही दिनों में इसे ट्रेनिंग के लिए रवाना होना है, जहां इसे 1 साल तक कठिन प्रशिक्षण से गुजरना होगा। दीपा मुस्कुराते हुए बोली, पापा अब इसका खर्चा पानी आप बंद कर दो, क्योंकि अब तो इसे भी वेतन मिलेगा। ये सुनते ही सब ठहाके लगाने लगे। शंकर भावुक हो गया। उसने सोचा, मेरी नन्ही परियों ने मुझे इतनी सारी खुशियां दी हैं, शायद बेटा भी इतनी खुशियां नहीं दे पाता। सही कहते हैं, बेटा बेटी में कोई भेद नहीं, अंतर तो बस हमारी सोच और नजरिए का है। सभी कार में बैठकर सीमा के पास पहुंचे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, मीना ने कहा, दीदी आप यहीं रुकिए, मैं माँ को बाहर लेकर आती हूँ, उन्हें भी सरप्राइज देना चाहिए। मीना जैसे ही सीमा को बाहर लेकर आई, दोनों बहनों ने मम्मी को गले से लगा लिया। सीमा ने कार में विशाल को बैठे देखा और पूछा, किसी की कार लेकर आए हो क्या? मध्यम वर्गीय परिवार में यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। कार देख। सीमा के चेहरे पर हैरानी और खुशी का मिश्रण था। विशाल ने उन्हें कार में बैठने के लिए कहा और फिर सारी खुशखबरी दी। सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने अपनी बेटियों की नजर उतारी और भगवान का धन्यवाद किया। अगले दिन रविवार था और पूरा परिवार ताईजी से मिलने के लिए निकल पड़ा। ताईजी आज बहुत खुश थी। अपनी नन्ही परियों को इतनी ऊंचाइयों पर देख उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। भावुक होकर उन्होंने अपने तीनों बेटियों की बलाएं ली। घर का माहौल खुशी से भर गया। नीमा बुआ भी अपने बच्चों के साथ वहां आई हुई थी। उन्होंने दोनों भतीजियों को गले से लगा लिया और कहा, बेटियों, तुम दोनों ने अपनी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया है।
परिवार का समर्थन और हौसला मिले तो बेटियां सफलता की ऊंचाइयों को छूती है और परिवार का नाम रोशन करती है। रात के खाने के बाद विशाल ने कहा, भाई जी अब इजाजत दीजिए, कल सुबह दफ्तर भी जाना है। ताऊजी बोले, ठीक है, तुम सबको घर छोड़कर आओ। विराज, कार निकालो। विराज ने गर्व से कहा, पापा मैं अभी कार बाहर निकालता हूं। विशाल ने आत्मसम्मान से मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब पहले गेट तक तो आइए। जैसे ही दीपा ने चाबी निकाली और कार को स्टार्ट किया, विशाल ने भावुक होकर कहा, यह सब आपके आशीर्वाद का प्रतिफल है कि इन नन्ही कलियों ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। ताऊजी ने कहा, नहीं विशाल, ये सब इनकी अथक मेहनत, संकल्प और समर्पण का फल है। इन्होंने अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित किए और अपनी मंजिल पर विजय प्राप्त की। दादी अपनी पोतियों की इन उपलब्धियों पर फूली नहीं समा रही थी। ताई जी, दादी और बुआ को लेकर दीपा ने कुछ दूर तक कार में घुमाया और फिर उन्हें खुशी खुशी घर लौटा दिया। माँ और बुआ बेहद प्रसन्न थी कि छोटे भाई की बेटियों ने अपनी कार खुद खरीदी और अनीता का सेना में चयन हुआ। सच में बेटियों ने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। नीमा बुआ हंसते हुए बोली, अब तो मुझे और भी आराम मिल गया है। जब छोटी भाभी से मिलने का मन होगा दीपा को फोन करूंगी। बेजा अपने बुआ को लेने आ जा। दीपा ने हंसकर कहा, बिल्कुल बुआ, जैसे ही आदेश देंगे आपकी तीनों भतीजियां हाजिर हो जाएंगी। समय अपनी गति से चलता गया और कब 1 साल बीत गया पता ही नहीं चला। अनीता ने अपनी सेना की ट्रेनिंग आत्मविश्वास और साहस के साथ पूरी कर ली थी। उसकी मेहनत, लगन और उत्कृष्टता को देखकर सेना के सभी अधिकारी उसकी सराहना कर रहे थे। अनीता ने दीपा को बताया, भारतीय सेना की ओर से मम्मी पापा को मेरे शपथ समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। दीदी आप भी ऑफिस से छुट्टी ले लो, आपकी गैरहाजिरी में सब अधूरा लगेगा। दीपा ने खुशी से कहा, बहन तूने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, हमारे परिवार का मान बढ़ाया है। मैं जरूर मम्मी पापा के साथ आऊंगी। सीता, विशाल और मीना समारोह में जाने की तैयारी में जुट गए। दीपा को भी बुलाया गया क्योंकि कार चलाने का हुनर सिर्फ उसी के पास था। विशाल और सीता भावनाओं में डूबे हुए थे। आज वे अपनी खुद की कार से सफर करेंगे। अपना वाहन होने से अधिक संतोषजनक बात और क्या हो सकती है। शाम के समय विशाल ने अनीता को आशीर्वाद दिया और खुशियां बांटते हुए बताया, हम सब वहां आ रहे हैं। अनीता ने विनम्रता से कहा, पापा ये मेरे जीवन का सबसे अविस्मरणीय पल बनने जा रहा है, कृपया दादी को भी साथ लेकर आइए। विशाल ने हामी भरी, ठीक है बेटा। अगले दिन सभी अनीता के पास पहुंच गए और वहां एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। आर्मी की वर्दी में सजी सभी लड़कियां बेहद आकर्षक दिख रही थी। अनीता को सेना की वर्दी में देखकर सभी गर्व से भर उठे थे और दादी की नजरें एक तक उस पर ठहर गई थी। भारतीय सेना में कितनी ही बेटियां आज देश की सेवा कर रही हैं, उनका आत्मविश्वास और दृढ़ता देखते ही बनती थी। शपथ ग्रहण समारोह का यह अद्वितीय दृश्य दादी के लिए पहली बार था। सभी को सम्मान स्वरूप मेडल पहनाए गए। जब अनीता की बारी आई, उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन किया, सर ये मेडल मेरी दादी को पहनाया जाए। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनका आशीर्वाद ही इसका मूल है। मैं उनकी सदैव आभारी रहूंगी। जब दादी का नाम पुकारा गया तो विशाल और सीता ने मां को सम्मान पूर्वक आगे बढ़ाया। अधिकारी ने आदर से दादी को मेडल पहनाया और अनीता ने सेना के अधिकारियों को सैल्यूट करते हुए अपने माता पिता और दादी के साथ पुनः वापसी की। सभी ने मिलकर सुंदर तस्वीरें खिंचवाईं, जिसमें एक अद्वितीय समूह फोटो भी ली गई, जो एक यादगार छवि बन गई। मीना ने इस अनमोल पल को अपने कैमरे में कैद किया और दीपा ने भी अपने मोबाइल में इन यादगार क्षणों को सहेज लिया। इस समारोह में सेना के उच्च अधिकारी, कर्नल, ब्रिगेडियर और जनरल भी मौजूद थे। उनकी गरिमामय उपस्थिति में सभी नए सैनिकों को लेफ्टिनेंट के पद की शपथ दिलाई गई। भारत माता की रक्षा का संकल्प सभी सैनिकों ने दृढ़ता से लिया। सेना की वर्दी में अनीता के व्यक्तित्व की आभा मानो दोनी हो गई थी। उसकी संजीवनी सी उपस्थिति ने उसके परिवार और अपनों को गौरव का अनुभव कराया। यह एक अद्भुत समारोह था जहां देशभक्ति की भावना हर दिल में उजागर हो रही थी। अनीता को सेना की वर्दी में देखकर सीता भाव विभोर हो उठी।
उनकी आंखों में हर्ष के आंसू उमड़ आए। दीपा ने उन्हें याद दिलाया, माँ, आज का दिन खुशी का है, आंसू मत बहाओ। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, ये तो खुशी के आंसू हैं। अनीता के साथ साथ पूरे परिवार ने भी स्वयं को सम्मानित महसूस किया। ऐसा आदर सम्मान शायद सीता और विशाल ने सपनों में भी न सोचा था। दादी गर्व से अनीता के साथ चल रही थी। उनके मन में एक अद्भुत आत्मसम्मान का भाव था। समारोह में स्वादिष्ट भोज का आयोजन किया गया था। परिवार के लिए यह पहला मौका था जब वे सेना के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित हुए थे। अनीता की प्रारंभिक नियुक्ति देहरादून में हुई थी और अब वह अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ रही थी। सीता और विशाल अपनी बेटियों की उपलब्धियों पर बेहद प्रसन्न थे और पड़ोसी भी दोनों बहनों की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी उनके जैसा बनने की प्रेरणा दे रहे थे। मीना का मन अब कुछ और उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण कार्य करने की ओर उन्मुख हो गया था, ऐसा जो उनके माता पिता के गौरव को और ऊंचा कर सके। बचपन से ही मीना ने गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। वह भी अपनी बहनों की तरह अध्ययन में प्रवीण थी। घर में अकेले रहने के चलते उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित कर लिया। पापा के दफ्तर जाने और माँ के रेस्टोरेंट में काम करने के दौरान मीना अपना अधिकतर समय पढ़ाई में लगाती थी। उसने स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर लिया था कि उसे क्या बनना है और उसी दिशा में प्रयासरत हो गई थी। दोनों बहनों की सफलता देख मीना ने समझ लिया कि असली सफलता का अर्थ क्या है। इस बीच ताई जी के घर में नई बहू का आगमन हो चुका था, क्योंकि राज भाई ने प्रेम विवाह किया था। विराज भाई हमेशा खर्च और दिखावे में आगे रहते थे, जबकि कविराज भाई ने सदैव बचत पर जोर दिया और दिखावे से दूरी बनाए रखी। राज भाई का मानना था कि विवाह जैसे आयोजनों में अत्यधिक खर्च करने की बजाय उसे सादगी से संपन्न किया जाए, ताकि स्नेह और सरलता का मूल्य स्थापित हो सके। कुछ पारिवारिक जनों की उपस्थिति में राजा भैया का विवाह सादगी से संपन्न हो गया, लेकिन ताऊजी और ताईजी ने दादी की प्रसन्नता के लिए एक छोटी सी समारोह की व्यवस्था की। सभी परिचितों और सगे संबंधियों को निमंत्रण भेजा गया और यह आयोजन भव्य रहा। मेहमानों की भीड़ में भैया भाभी को बधाइयों और शुभकामनाओं से नवाजा जा रहा था और दादी का मन गर्व और हर्ष से भरा था। अपने पोते बहू को आशीर्वाद देते हुए वह दोनों पोतियों से भी आनंदित होकर बातें कर रही थी। अनीता और दीपा को देखकर लोगों ने दादी को बधाइयां दी और पास बैठी मीना ये देख मुस्कुरा रही थी। इसी बीच किसी रिश्तेदार ने मीना से छेड़ते हुए पूछा, तुम्हारी बहनों ने तो ऊंचाइयों को छू लिया है, अब तुम क्या करोगी? मीना ने मुस्कुराकर सहजता से कहा, मैं तो खुले आकाश में उड़ान भरने का सपना देखती हूँ। यह सुनकर दादी हंस पड़ी और बोली, मैंने तुम्हें पंख दे दिए हैं, जितनी चाहो उतनी ऊंचाई छू लो। इस बात पर वहां बैठे सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े, क्योंकि दादी ने बहुत प्यारे अंदाज में मीना के सपनों को सराहा था। मीना का यह MSc का अंतिम वर्ष था और वह बिना किसी को बताए वायुसेना में प्रवेश की तैयारी में लग चुकी थी। इंटरनेट से उसने सारी जानकारियां प्राप्त कर ली थी और अपने बलबूते पर एडमिशन टेस्ट की तैयारी आरंभ कर दी थी। पारिवारिक व्यस्तताओं के बीच उसने इस योजना को गुप्त रखा और बिना किसी को बताए एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट दे दिया। उसका दृढ़ निश्चय था कि उसे भारतीय वायुसेना में सेवा देनी है और इसके लिए वह निरंतर प्रयासरत रही। अंततः मीना की मेहनत रंग लाई। जैसे ही उसने वायुसेना की परीक्षा उत्तीर्ण की, सबसे पहले उसने यह खबर दीपा दीदी को सुनाई। ये सुनते ही दीपा तुरंत गुड़गांव से घर लौट आई और अनीता को भी अपने साथ बुला लिया। विशाल और सीता अपनी दोनों बेटियों को अचानक आया हुआ देखकर अचंभित हो गए, क्योंकि सामान्यतः वे पहले सूचित कराती थी। आज पहली बार बिना बताए घर पहुंची तो माता पिता का चौंकना स्वाभाविक था। दीपा ने मीना को चॉकलेट से भरा एक डिब्बा सौंपा और बोली, आज सबसे पहले मम्मी पापा का मुंह मीठा करवाऊंगी। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा करती, मीना ने जल्दी से चॉकलेट का टुकड़ा उठाकर दीपा और अनीता के मुंह में डाल दिया और दोनों बहनों के पैर छूने लगी। बहनों के पैरों को छूते ही दीपा और अनीता ने उसे गले से लगा लिया। भावुक होकर मीना ने कहा, दीदी, अगर तुम दोनों ने इतनी ऊंचाई नहीं पाई होती
तो शायद मेरे अंदर भी कुछ बड़ा करने की आकांक्षा नहीं जागती। तुम दोनों की कामयाबी ने ही मुझे प्रेरित किया है और जीवन में एक बड़ा लक्ष्य हासिल करने की दिशा दिखाई है। अनीता मुस्कुराते हुए बोली, हमारी प्यारी चुटकी, आह गले लग जा। हमें तेरी इस कामयाबी पर गर्व है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तू इतनी ऊंची उड़ान भरेगी और मम्मी पापा के मान में 4 चांद लगा देगी। ये दृश्य देख रहे विशाल और सीता के चेहरे पर हैरानी और गर्व के मिश्रित भाव थे, लेकिन वे शब्दहीन थे, बस देखे जा रहे थे। दीपा ने फिर मम्मी पापा को मिठाई खिलाई और कहा, माँ पापा, आपकी छोटी कली ने तो कमाल कर दिखाया है। उसने अपनी मेहनत और लगन से वह हासिल किया है जो हम सबने सिर्फ सपने में ही देखा था। दीपा ने कहा, माँ पापा, मैं खुद हैरान हूँ कि कब हमारी चुटकी ने इतनी ऊंचाई छू ली। अब भी हम इसे अपनी छोटी बच्ची ही समझते हैं, पर इसने तो खुले आकाश में अपने सपने संजो लिए और वे सच भी हो रहे हैं। विशाल ने उत्सुकता से पूछा, अरे तुम सब बातें घुमा रहे हो, आखिर बताओ तो सही कि हमारी मीना ने क्या हासिल किया। तब दीपा ने एक गर्व भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, आपकी छोटी मीना अब वायुसेना में पायलट बनने की तैयारी में है। इसे लड़ाकू विमान उड़ाने की ट्रेनिंग के लिए चुना गया है। 1.5 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद ये फ्लाइट ब्रांच की एक फाइटर पायलट बनेगी और देश की रक्षा में अपना योगदान देगी। विशाल और सीता के चेहरे पर गौरव और हर्ष के भाव उभर आए। अब सीता और विशाल को सारी बात पूरी तरह से समझ आ चुकी थी। दोनों भागते हुए अपने नन्ही परी को अपनी बाहों में भरने लगे। सीता का दिल तो जैसे उमड़ पड़ा। वह कभी उसकी छोटी सी नाक को चूमती तो कभी उसके माथे पर प्यार भरे होंठ रखती। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। तभी दीपा मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं माँ, हमें अब समझ में आ गया कि ये आंसू खुशी के हैं। जब मुझे और अनीता को मिला था तो मीना को भी मिलने का हक है। दीपा की बात सुनते ही हर किसी के चेहरे पर मुस्कान की लहर दौड़ गई। विशाल के मन में एक के बाद एक ख्याल उमड़ने लगे। वह सोच रहे थे कि जब ये नन्ही परी उनके जीवन में आई थी तो उन्होंने शुरू के 6 महीने उससे ठीक से बात भी नहीं की थी। उस समय बेटा न होने का दुख उनके दिल पर भारी था और इस वजह से वह अपनी इस अनमोल परी का स्वागत भी ढंग से नहीं कर पाए थे। लेकिन आज जब उनकी बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है तो बेटा न होने का सारा दुख इन अश्रुओं में बह गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास जल्दी ही हो गया था और उन्होंने अपनी भूल को सुधारने में भी देर नहीं की थी। लेकिन दिल के एक कोने में हमेशा यह खेद रह गया कि मैंने अपनी प्यारी सी परी का कभी पूरे मन से स्वागत नहीं किया। बेटा और बेटी के बीच भेदभाव करना अन्यायपूर्ण है। ये बात मुझे बहुत पहले समझ में आ गई थी कि बेटा बेटी में भेदभाव करना समाज में बाधा उत्पन्न करना है। शाम को सारा परिवार ताई जी के घर इकट्ठा हुआ। जब दादी को यह बात बताई गई तो वह विस्मय में पड़ गई। कहने लगी, यह लड़की हवाई जहाज कैसे उड़ाएगी। दीपा ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी आपको भी घुमाने ले जाऊंगी जैसे कार में लेकर गई थी। दादी ने हंसकर जवाब दिया, नहीं बिटिया, हमें तो जमीन पर ही रहने दो। हम तुम्हें विमान उड़ाने के लिए दिल से आशीर्वाद और शुभकामनाएं देते हैं। दादी की बात सुनकर सब हंस पड़े। आज दोनों बहुओं ने अपनी प्रिय नंदरानी के लिए विशेष पकवान बनाए थे। दीपा और अनीता को नीमा बुआ ने बहुत सारा स्नेह और आशीर्वाद भेंट किया। बुआ ने कहा, तुम्हारे होने पर जितनी खुशी और दुख की बातें हुई थी, तुम तीनों ने हमें उतनी ही खुशी और मान दिया है। पूरे परिवार में किसी के मन में संतोष का भाव था तो कोई पश्चाताप से भरा था। सीता और विशाल आज खुद को सबसे भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। उनकी बेटियों की उपलब्धि उनके जीवन की सबसे बड़ी सफलता बन चुकी थी। जब तीनों बहनों को उनके पुराने स्कूल में सम्मानित किया गया तो पूरे मोहल्ले में इसकी खबर फैल गई। लोग कह रहे थे, इन नन्ही कलियों के जन्म पर किसी ने गुड़ भी नहीं बांटा था, पर आज इनकी सफलता ने सबका मुंह मीठा कर दिया। ताऊ जी और ताई जी ने सभी परिचितों को मिठाई भी भेजी थी। आज इन बेटियों ने साबित कर दिया कि जब बेटियां खिलती हैं तो वे समाज का गौरव बन जाती हैं। अब माँ के सिखाए गए उस मुकाम पर तीनों बहनों ने कदम रखा है जहाँ किसी को बेटियों के जन्म पर पछतावा नहीं बल्कि गर्व हो। उनका लक्ष्य निश्चित है, अपने सपनों को पंख देना, अपनी उड़ान को ऊंचाइयों पर ले जाना। बेटियों को अपनी उड़ान में समाज का उत्थान करना है।
माता पिता का सम्मान बढ़ाना है और परिवार में सुख समृद्धि लाना है। अपने अस्तित्व को शिक्षा, संकल्प और परिश्रम से निखारते हुए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करना है। ऐसा नाम कमाना है कि समाज में बेटियों के जन्म को एक गर्व और सौभाग्य माना जाए।